यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस अध्याय 111। मैं वापस आ गया हूँ युआन लिंग, क्या तुमने मुझे मिस किया? एक सिल्वर बेल जैसी हंसी सुनाई दी जब एक पर्पल बालों वाली लड़की बाहर से अंदर आई। बॉस देखो, कियान वानयांग ने वांग हाओ को खींचा, उस पर्पल बालों वाली लड़की की ओर इशारा करते हुए जो अभी अभी अंदर आई थी। यह एक एंड्रॉइड है। वांग हाओ ने पर्पल बालों वाली लड़की को देखा। उसका एक नाजुक सा चेहरा था जिस पर एक धूप वाली मुस्कान थी, जैसे कोई छोटी सी प्रेत जो 2 डायमेंशनल दुनिया से बाहर निकली हो। इतनी कार्टून जैसी दिखने के कारण बिना सोचे समझे ये साफ था कि वह इंसान नहीं थी। हाल ही में उसने जो जानकारी रिव्यू की थी उसके अनुसार एंड्रॉइड को भी एक तरह का इंसान माना जाता था। वे आम इंसानों से अलग नहीं थे, सिवाय इसके कि उन्होंने किसी वजह से अपना शरीर खो दिया था। हालांकि जैसे ही शरीर मरने वाला था, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दिमाग को निकालकर रोबोट बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया। इससे एक नए तरह का इंसान बना जिसमें एक इंसानी दिमाग और एक रोबोट था। शरीर। इसके अलावा एंड्रॉइड की दुनिया में कल्टीवेशन का कॉन्सेप्ट भी था। वे अपने शरीर पर लगातार पार्ट्स और हथियार बदलकर और मजबूत बन सकते थे। हालांकि अपने शरीर पर मौजूद हथियारों को अपने दिमाग से आसानी से कंट्रोल करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा दिमागी ताकत की ज़रूरत होती थी। ये भी कहा जा सकता है कि एक एंड्रॉइड एक मेका था, बस एक ऐसा जिसने इंसानी शरीर को हटाकर सीधे मेका पर दिमाग लगा दिया था। अरे, तुम्हारी दुकान में यह एंड्रॉइड कितने का है? वांग हाओ ने बैंगनी बालों वाले एंड्रॉइड की ओर इशारा करते हुए पूछा। तुम मुझे खरीदना चाहते हो? बैंगनी बालों वाले एंड्रॉइड ने उत्सुकता से अपनी ओर इशारा किया। युआन लिंग ने तुरंत कहा, लिंग लिंग बिक्री के लिए नहीं है। बिक्री के लिए नहीं है। वांग हाओ ने लिंग लिंग नाम के एंड्रॉइड को देखा। बाहर से वह किसी आम इंसान से अलग नहीं दिखती थी, यहाँ तक कि उसकी स्किन भी असली इंसान जैसी थी, हथियारों से ढके एंड्रॉइड की आम शक्ल के बिना। बिक्री के लिए नहीं है। लिंग लिंग बिक सकती है। लिंग लिंग जल्दी से दौड़ी। वांग हाओ के पास गया, उसे उम्मीद से देखते हुए। लिंग लिंग बहुत सस्ता है, तुम मुझे सिर्फ बॉडी मेंटेनेंस में मदद करके खरीद सकते हो। ये कितनी अच्छी चीज़ है। वांग हाओ तुरंत एनर्जेटिक हो गया क्योंकि एंड्रॉइड सेमी रोबोट थे, उन्हें महीने में एक बार बॉडी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती थी और कीमत भी ज़्यादा नहीं थी, हर बार सिर्फ लगभग 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। लेकिन अगर लड़ाई में बॉडी डैमेज हो जाती तो उसे रिपेयर करने में बहुत खर्च आता, और कई एंड्रॉइड इतना बड़ा खर्च नहीं उठा सकते थे, इसलिए वे सिर्फ खुद को बेचने का ऑप्शन चुन सकते थे ताकि खरीदार उनके रिपेयर का खर्च उठा सके। रोज सोसाइटी का रोबोट स्पेशलिटी स्टोर एंड्रॉइड खरीदने के लिए एक प्लेटफॉर्म था और वे इससे कमीशन लेते थे। लेकिन अब लिंग लिंग नाम की इस एंड्रॉइड ने असल में कहा कि उसे कमीशन की ज़रूरत नहीं है, बस मेंटेनेंस फीस चाहिए। इतनी अच्छी चीज़ मिलने पर और क्या बकवास चाहिए थी, उसे घर किडनैप करना पड़ा। लिंग लिंग, पंगा मत लो, वांग हाओ एक ट्रबल मेकर है, तुम पक्का खतरे में पड़ जाओगी अगर तुम उसके पीछे जाओगी। युआन लिंग घबरा गई। ये लिंग लिंग रोज मर्सिनरी ग्रुप के लीडर की बेटी थी, जो उनकी रोज सोसाइटी का स्पॉन्सर करने वाला मर्सिनरी ग्रुप था। जब वह बच्ची थी तो एक एक्सीडेंट की वजह से लिंग लिंग का शरीर मर गया और आखिर में उसे एक एंड्रॉइड में बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए लिंग लिंग की सेफ्टी के लिए उसके माता पिता ने उसे 11th ब्रांच इंस्टीट्यूट में डाल दिया ताकि वह खतरे में न पड़े। बदकिस्मती से लिंग लिंग के लिए 11th ब्रांच इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ी जेल जैसा था, जिससे वह हर समय इस जेल से निकलने के बारे में सोचती रहती थी। मुसीबत खड़ी करने वाला। लिंग लिंग की आंखें और भी चमक उठीं, जैसे उसने पहले ही एक ऐसी आने वाली जिंदगी देख ली हो जो अब बोरिंग नहीं होगी। वांग हाओ उत्सुकता से लिंग लिंग के पास गया और उसके छोटे से चेहरे को जोर से दबाया। ये नॉर्मल इंसानी स्किन से अलग नहीं था और इसमें टेम्परेचर था। सिर्फ इतना फर्क था कि हालांकि लिंग लिंग की आंखों में शर्म के मारे उसका चेहरा लाल नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि इस एंड्रॉइड का बॉडी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं था, सिर्फ मीडियम ग्रेड का माना जाता था और वह अभी तक चेहरे पर दिमाग के इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। वांग हाओ की समझ के हिसाब से हाई ग्रेड एंड्रॉइड बॉडीज़ मेचा जैसी होती हैं, जो सिर्फ मिलिट्री के लिए होती हैं। अगर आपके अंदर कनेक्शन नहीं होते तो भले ही आपके पास ज़्यादा पैसे हों, आप उस तरह का हाई प्रिसिजन एंड्रॉइड नहीं खरीद सकते थे। वांग हाओ, तुम क्या कर रहे हो? युआन लिंग ने लिंग लिंग को तुरंत पीछे खींच लिया, उसे अपने पीछे छिपाते हुए वांग हाओ को ध्यान से देखते हुए। वांग हाओ ने आंखें घुमाई। मैं बस ये देखना चाहता था कि एंड्रॉइड और इंसानों में क्या फ़र्क है। तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक एंड्रॉइड को भी नहीं छोड़ूंगा, है ना? वहाँ मौजूद लड़कियों ने वांग हाओ को ऐसा देखा जिससे साफ पता चल रहा था कि वे भी ठीक यही सोचती हैं। अगर यह कोई और होता तो उन्हें सच में कुछ शक नहीं होता, लेकिन अगर यह इंसान वांग हाओ होता तो ये पूरी तरह से अलग बात होती। तुम मुझ पर इस तरह शक कैसे कर सकते हो? वांग हाओ ने गुस्से से कहा, लोगों के बीच सबसे बेसिक रिश्ता भरोसा होता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा घटिया काम करूंगा? अपनी बहन पर भरोसा करो। तुम्हें ये भरोसा किसने दिया? अभी अभी सबने अपनी आंखों से देखा था कि किसने कुछ ही बातों में अपने हिमायत को बेच दिया था। क्या ऐसे इंसान पर भरोसा किया जा सकता है?
वांग हाओ ने गंभीर चेहरे से कहा, छोड़ो भी, इंसाफ तो लोगों के दिलों में होता है। इंसाफ तुम्हारी बहन को। वहां मौजूद सभी लड़कियों ने नफरत से देखा, वह बेशर्म आदमी असल में कितना नेक, सच में बेशर्म होने का नाटक कर रहा था। कियान वानयांग ने आह भरी, बॉस की बेशर्मी लोगों के दिलों में गहराई तक बैठ गई थी, जिससे वे अनजाने में ही सावधान हो गए थे, और उनकी बातों पर भी यकीन नहीं हो रहा था। ये सच में तलवारों का राजा था, जिसके चारों ओर तलवार की चमक थी। बॉस, मदद करो, चेन याओ की आवाज़ गूंजी। वह अभी दरवाजे के अंदर भी नहीं आया था, लेकिन उसकी चीख सुनाई दे रही थी, बॉस जल्दी करो और मेरा अंडरवियर उतारो। कियान वानयांग ने चेन याओ को हमदर्दी भरी नज़र से देखा, इस बच्चे को शायद फिर से वही खट्टा और ताज़ा एहसास हुआ होगा। अंडरवियर उतारो। वहां मौजूद सभी लड़कियां चौंक गईं और कुछ कदम पीछे हट गईं, जबकि वांग हाओ और दो बाकी लोगों को नफरत भरे अंदाज में देख रही थीं। मैंने कियान वानयांग के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया, तुम्हें बस कियान वानयांग को इसे अनलॉक करने के लिए छूना होगा। वांग हाओ ने ये सीन दिलचस्पी से देखा। मेरे फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया? कियान वानयांग का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया था। ये बॉस कितना बिगड़ा हुआ था। चेन याओ की दयनीय और बेबस नज़रों को महसूस करते हुए कियान वानयांग ने खुद को मजबूर किया कि वह कहे, हम घर पहुंचकर इस बारे में बात करेंगे। हिस। वहां मौजूद लड़कियों ने ठंडी सांस ली और सभी पीछे हट गईं, कियान वानयांग और चेन याओ से दूरी बनाते हुए। ये बॉस एक बेशर्म कमीना था और उसके सबॉर्डिनेट को सच में ऐसा शौक था। सच में एक अजीब कॉम्बिनेशन। लेकिन कितनी भी अजीब बात हो, उनमें से कोई भी अच्छा इंसान नहीं था। कुछ ही देर में लिंग लिंग ने युआन लिंग को मना लिया और वांग हाओ के साथ भाग गई। हाय, युआन लिंग ने आह भरी। वह सच में नहीं चाहती थी कि लिंग लिंग वांग हाओ के साथ जाए, लेकिन वांग हाओ पास में ही था और लिंग लिंग खुद वांग हाओ के साथ जाना चाहती थी, इसलिए वह चाहकर भी उसे रोक नहीं सकती थी। सब ठीक होना चाहिए, मैं लिंग लिंग पर नज़र रखने में तुम्हारी मदद करूंगी, युजुवान ने उसे दिलासा दिया। युआन लिंग ने बेबसी से सिर हिलाया, युजुवान, मैं लिंग लिंग को तुम्हारे पास छोड़ दूंगी, मैं जाकर लिंग लिंग के माता पिता को बता दूंगी। युजुवान ने अपना सिर घुमाकर वांग हाओ को देखा जो जा रहा था। इस बार तियानमिंग स्टार जा रहा था, उसे हथियारों की अंदरूनी महारत को समझना ही था। विला में वापस अपने कमरे में लौटने के बाद वांग हाओ सिस्टम के ड्रीम बैटलफील्ड में घुसा, ये देखने के इरादे से कि यह बैटलफील्ड उसके प्रैक्टिकल कॉम्बैट एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर बना सकता है। डिंग डोंग, ड्रीम बैटलफील्ड में घुसने के लिए होस्ट को बधाई। यहाँ आप अलग अलग लेवल के अपोनेंट चुन सकते हैं। अगले ही सेकंड वांग हाओ तारों भरे आसमान में दिखाई दिया। उसके सामने एक बड़ी लाइट स्क्रीन थी और उसके पैरों के नीचे तारों भरा आसमान था। क्या जादुई जगह है। वांग हाओ नीचे कूदा और पाया कि वह गिरेगा नहीं। जब वांग हाओ बड़ी लाइट स्क्रीन के सामने पहुंचा तो चुनने के 3 ऑप्शन दिखाई दिए। पहला कल्टीवेशन लेवल था, दूसरा प्रोफेशन था और तीसरा डिफिकल्टी था। आप ऐसे भी खेल सकते हैं। वांग हाओ मुस्कुराया और पहले ऑप्शन में मार्शल मास्टर लेवल 3, दूसरे में ग्रेटेस्ट वर्ड मार्शल आर्टिस्ट और तीसरे में हाईएस्ट डिफिकल्टी डाला। डिंग डोंग, होस्ट ने ड्रीम बैटलफील्ड को एक्टिवेट करने के लिए 10,000 विलेन पॉइंट्स खर्च किए हैं। 10,000 पॉइंट्स, ये बहुत महंगा है। वांग हाओ का चेहरा दर्द से कांप उठा। दहाड़, एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजी, जिससे खाली जगह में लहरें उठी और तारों वाले आसमान से एक आकृति निकली। उसी समय एक डरावनी आभा ने जगह भर दी, जो एक उफनती नदी की तरह वांग हाओ की ओर बढ़ रही थी। वांग हाओ की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। यह मारने का इरादा बहुत ताकतवर था। हालांकि उनके कल्टीवेशन लेवल एक जैसे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में ज़मीन आसमान का फर्क था। मेरा नाम शाह है, ड्रीम बैटलफील्ड का स्पैरिंग पार्टनर। आज से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। क्या तुम अब तैयार हो? जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, शाह की आंखें बहुत तेज हो गईं और उसका पूरा शरीर एक खींची हुई तलवार जैसा लग रहा था, जिसकी धार पूरी तरह से दिख रही थी। उसी समय उसके हाथ में बड़ी तलवार धीरे धीरे उठी। वांग हाओ को कुछ समझ आया और उसके पैर अचानक से जोर से चलने लगे। उसका शरीर जंगली हंस की तरह पीछे हट गया। फुसफुसाहट, बड़ी तलवार ने हवा को दबाते हुए खाली जगह को चीर दिया और हवा को चीरने वाली कई तेज आवाज़ें की। वांग हाओ की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसकी चकमा देने की स्पीड फिर से बढ़ गई और उसका शरीर दुनिया की धूल की तरह हवा के साथ बह रहा था। शाह की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह गुर्राया, बादल टूटते आसमान के टुकड़े। धमाका, अचानक एक दबी हुई आवाज़ आई। वांग हाओ का शरीर टूटी डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर फेंका गया। तलवार के निशान उसके शरीर पर मकड़ी के जाले की तरह फैल गए। गहरा लाल खून पानी के खंभे की तरह उमड़ पड़ा। वांग हाओ का सिर झुका और उसकी आंखों की चमक तुरंत चली गई। क्या बकवास है, मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्लाउड ब्रेकिंग स्काई स्लैश कैसे पता? बॉडी के गायब होने के बाद रोशनी की एक किरण दिखाई दी और वांग हाओ फिर से दिखाई दिया, शाह को हैरानी से देखते हुए। जो कुछ भी तुम जानते हो मैं भी जानता हूं और मैं उसका इस्तेमाल तुमसे बेहतर करता हूं, शाह ने ठंडेपन से कहा।
मुझसे बेहतर। क्या तुम शेख ही बघार रहे हो? वांग हाओ ने मुंह बनाया, अपनी बड़ी तलवार उठाए और शाह पर हमला कर दिया। कचरा, क्या तुम्हें चकमा देना नहीं आता? फिर से। बेकार, तुमने इस बार असल में जीत का पीछा नहीं किया। फिर से। जानवर, घटिया चालें चलना बेकार है। फिर से। बेवकूफ़, तुम कहाँ मार रहे हो? मैं अब और नहीं आ रहा, तुम मुझे बुली कर रहे हो। ड्रीम बैटलफील्ड में जाओ। तुम तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम 100 मैच नहीं लड़ लेते। क्या बकवास है, तुम लोगों को लूट रहे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अगले दिन 11 शहर लोगों से भरा हुआ था। सभी स्टूडेंट शहर के बाहर स्पेसशिप डॉकिंग पॉइंट की ओर जा रहे थे। जब युन चुयाओ, जिया वेई और ले जुवान के साथ ब्लैक ड्रैगन शिप पर पहुंचा तो वांग हाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने देखा कि वे 10 बड़े लकड़ी के बक्से ले जा रहे हैं जिनमें सामान भरा हुआ है। क्या वे ज़ॉम्बी मारने जा रहे थे या वेकेशन पर जाने वाले थे? तुम सब क्या लाए हो? वांग हाओ पूछे बिना नहीं रह सका। लेवल 3 डैमेज बुलेट्स के 10 लाख राउंड और लेवल 3 आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स के 1 लाख राउंड, युन चुयाओ ने धीरे से कहा। हे भगवान, सिस्टर युन, तुम सच में खर्च करने को तैयार हो? वांग हाओ ने जीभ चटकाए। लेवल 3 पल्स एनर्जी कैनन का तो कहना ही क्या, जो उसने उसे दी थी। सिर्फ इन 10 लाख राउंड बुलेट्स की कीमत कम से कम 500,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स होगी और आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स की कीमत और भी ज्यादा थी। मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए हमेशा ऐसा ही रहता हूँ। युन चुयाओ ने धीरे से ले जुवान के छोटे से सिर पर हाथ फेरा। मॉम, ले जुवान ने प्यार से युन चुयाओ को गले लगाया। वांग हाओ भी झुक गया। सिस्टर युन अपनी बेटी के साथ इतनी अच्छी है, उसे अपने दामाद के साथ भी इतना बुरा नहीं होना चाहिए, है ना? ले जुवान का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। वह पीछे मुड़ी और वांग हाओ को गुस्से से घूरा। ये कमीना बदमाश, हमेशा उसका फायदा उठाओ। छोटे बदमाश, तुम अपने पिता जैसे बिल्कुल नहीं हो। युन चुयाओ ने इमोशन से आह भरी। वह सच में समझ नहीं पा रही थी कि वांग तियानी, इतने नेक और इज्जतदार आदमी, इतनी चालाक और चालाक छोटी लोमड़ी को कैसे जन्म दे सकते हैं। बॉस, मैं वापस आ गया हूँ। कियान वानयांग वांग हाओ के पास आया और सांस छोड़ते हुए बोला, मुझे पता चला है कि हेवनली स्टार एक सेकंड लेवल प्लैनेट है जिसकी इकोनॉमी बहुत डेवलप्ड है और इसकी पॉपुलेशन 23 बिलियन जितनी है। 23 बिलियन लोगों वाला प्लैनेट। वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गए। ये DY टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने एक बार में 23 बिलियन लोगों को मार डाला। ये बहुत क्रेजी है। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, युन चुयाओ ने धीरे से कहा। सालाना डेटा के हिसाब से DY टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन साल में कम से कम 5 प्लैनेट को नष्ट करता है। 5 प्लैनेट। वहाँ मौजूद सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। पहली बार सीधे तौर पर समझ आ रहा है कि आतंकवादी संगठन क्या होता है। जब तुम हेवनली स्टार पहुंचोगे तो तुम्हें न सिर्फ 4 खास यूनिवर्सिटी की बड़ी ब्रांच के स्टूडेंट मिलेंगे, बल्कि मिलिट्री, एडवेंचरर गिल्ड और पोशन गिल्ड के लोग भी मिलेंगे। युन चुयाओ ने सीरियस होकर कहा, यहाँ DY आतंकवादी संगठन के लोग भी हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। ये लोग वहाँ किस लिए जा रहे हैं? जिया वेई ने पूछा। पैसे के लिए, कियान वानयांग ने गंभीरता से कहा। अब 23 अरब लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अभी भी वहीं है। जिसे भी मिलेगी वह उसी की होगी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम अमीर हो जाएंगे? जिया वेई की आंखें सोने की तरह चमक उठी। वह पैसे का दीवाना लग रहा था। पैसे मिलना इतना आसान नहीं है। ले जुवान ने जिया वेई के छोटे से सिर पर थपथपाया। यह मत भूलो कि इस पर 23 बिलियन ज़ॉम्बी हैं, 23 बिलियन चींटियां नहीं। एडवेंचरर गिल्ड पैसे के लिए जा रहा है, लेकिन मिलिट्री लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखेगी और प्लैनेट पर न्यू ह्यूमंस की रक्षा करेगी। युन चुयाओ ने बताया। न्यू ह्यूमंस की मेंटल पावर बहुत खास होती है और वे डायमेंशनल स्पेस खोल सकते हैं। अगर किसी न्यू ह्यूमन में सुपर स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर भी है तो वे सबसे परफेक्ट मेका वॉरियर होंगे। सब अचानक समझ गए। मेका वॉरियर्स का नुकसान यह है कि जब वे अपने मेका छोड़ते हैं तो उनकी कॉम्बैट पावर बहुत कम हो जाती है और मेका ले जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर उनके पास डायमेंशनल स्पेस है तो मेका को अपने साथ ले जाया जा सकता है, जिससे वे सच में सबसे परफेक्ट मेका वॉरियर्स बन जाते हैं। तो पोशन गिल्ड किस लिए जा रहा है? वांग हाओ ने उत्सुकता से पूछा। एंटीबॉडी पोशन बेच रहे हैं, युन चुयाओ ने जलन से कहा। ज़ॉम्बी वायरस हवा में फैलने वाला वायरस है। हेवनली स्टार अब ज़ॉम्बी वायरस से भर गया होगा। अंदर खजाना खोजने के लिए तुम्हें एंटीबॉडी पोशन पीना होगा, नहीं तो तुम्हें जहर दे दिया जाएगा। ये सुनकर सबको भी जलन हुई। जैसा कि उम्मीद थी, वे इंटरस्टेलर फेडरेशन की 5 बड़ी सेनाओं में सबसे अमीर सेना हैं। उनके पैसे जमा करने के तरीके इतने असरदार हैं कि आप इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकते। अंधेरे यूनिवर्स में लिंग ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप चला रहा था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। वांग हाओ, तुम क्या कर रहे हो? ले जुवान ने रिवॉल्वर नीचे रख दी जिससे वह पहुंच रही थी और उत्सुकता से वांग हाओ को देखा, जो पास ही में दवा बना रहा था।
जिया वेईवेई ने सावधानी से कहा, बड़े बुरे आदमी, तुम फिर से कोई गंदा पोषण बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, है ना? वांग हाओ ने जिया वेईवेई को नफरत भरी नज़र से देखा। मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ। मैं कोई गंदा पोषण नहीं बनाऊंगा। यह एक एंटीबॉडी पोषण है। उफ! ये सुनकर दोनों लड़कियों ने अचानक राहत की सांस ली, लेकिन तुरंत उस पर नफरत भरी नज़रों से देखा। अगर वांग हाओ को एक इज्जतदार इंसान माना जा सकता है, तो क्या दुनिया में कोई अच्छे नागरिक बचे हैं? ओह, ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि जू कियानकिन अभी कहाँ है? वांग हाओ ने उत्सुकता से पूछा। वह कुछ समय से इस डार्क स्पिरिट बॉडी के बारे में सोच रहा था। मैंने सुना है कि उसे किसी एक्सपर्ट ने अपना शिष्य बना लिया है और अब वह लगन से साधना कर रही है, ले जुवान ने एक पल सोचने के बाद कहा। कोई एक्सपर्ट? वांग हाओ ने भौहें चढ़ाईं, धरती पर उन लोगों के बारे में सोचते हुए जिन्हें एक्सपर्ट कहा जा सकता है। बड़े बुरे आदमी, जू कियानकिन के बारे में सोचना बंद करो और जल्दी करो और एंटीबॉडी पोषण बनाओ। जिया वेईवेई ने लापरवाही से कहा। ले जुवान ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। हाँ, सही है, तुम्हें जल्दी करना चाहिए और एंटीबॉडी पोषण बनाना चाहिए। मैंने सुना है कि तियानमिंग स्टार पर एंटीबॉडी पोषण की एक बोतल 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में बिकती है और यह सिर्फ एक दिन के लिए चलती है। इतना महंगा? वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई। अगर तुम्हारे पास कैश कम है तो तुम मेरे कमरे में आ सकते हो और हम इंसानियत की शुरुआत के बारे में बात कर सकते हैं। मैं तुम्हें वो सब मुफ्त में दे दूंगा। दोनों लड़कियां मुड़ी और चली गईं, इस बदमाश को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। अरे, मत जाओ, वांग हाओ ने बेबसी से आह भरी। बेशक, बिजनेस करने में ज़्यादा बातचीत की ज़रूरत होती है। इतनी जिद मत करो, ठीक है? आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा मांगती हैं। मेरे जैसा अकेला कुत्ता भी बेसिक फिजियोलॉजिकल ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। वांग हाओ, हम तियानमिंग स्टार पर पहुंच गए हैं। हम लैंड करना शुरू कर रहे हैं, लिंग लिंग ने उसे याद दिलाया। ये सुनकर वांग हाओ और दूसरों ने स्पेसशिप के बाहर देखा और देखा कि स्पेसशिप तेज़ी से नीचे प्लैनेट की ओर उतर रहे हैं। इतने सारे स्पेसशिप! जिया वेईवेई चिल्लाया। चारों ओर देखने पर कम से कम 1000 स्पेसशिप थे। तियानमिंग स्टार एक क्लास 2 प्लैनेट है और एक बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी वाला प्लैनेट भी है। ले जुवान ने धीरे से कहा, आपको ये जानने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसके पास कितने असेट्स हैं, इसलिए यह अजीब नहीं है कि यह इतने सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम अमीर हो जाएंगे? जिया वेईवेई ने लालची नज़रों से नीचे तियानमिंग स्टार को देखा। थोड़ी देर बाद ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप तियानमिंग स्टार पर एक स्पेसशिप डॉकिंग पॉइंट पर सक्सेसफुली लैंड हो गया, जो एक टेम्पररी तौर पर बनाया गया सेफ जोन भी था। ब्लैक ड्रैगन से उतरकर उन्होंने चारों ओर देखा और देखा कि ज़मीन पर सिर एक साथ रखे हुए थे और आसमान में स्पेसशिप मंडरा रहे थे। इस समय कई लोगों ने ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप की ओर इशारा किया और इशारे किए। देखो, ये ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप असल में 4th ग्रेड एलॉय से बना है। क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है? मैं 4th ग्रेड एलॉय वेपन भी नहीं खरीद सकता और इस आदमी ने तो 4th ग्रेड एलॉय का इस्तेमाल करके स्पेसशिप बनाया है। ये जवान लड़के और लड़कियां सब तियानबेई यूनिवर्सिटी का निशान पहने हुए हैं। वे शायद दूसरी पीढ़ी के अमीर हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना सच में बहुत गुस्सा दिलाता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने इन लोगों की तरफ मुड़कर नफरत से कहा, तुम क्या देख रहे हो? तुम किस तरफ इशारा कर रहे हो? तुम बेचारे हारे हुए लोगों का झुंड। कियान वानयांग और चेन याओ को तुरंत सिर दर्द होने लगा। ये बॉस सच में एक मुसीबत खड़ी करने वाला था। वे अभी अभी तियानमिंग स्टार पहुंचे थे और उसने तुरंत मुसीबत खड़ी करना शुरू कर दिया। क्या उसे नहीं पता था कि तियानमिंग स्टार अब असल में अव्यवस्था की हालत में था और अगर उसे पीट पीट कर मार दिया गया तो इंसाफ के लिए कहीं जगह नहीं बचेगी? तुमने क्या कहा? एक बड़ा आदमी आगे आया और गुस्से में उसे डांटा। मैंने क्या कहा? वांग हाओ ने होंठ सिकोड़े और नफरत से कहा, मैंने कहा था कि तुम सब बेचारे हारे हुए लोगों का झुंड हो, क्या तुमने सुना? धत तेरे की, मैं अब और नहीं सह सकता। भाइयों, अपने हथियार उठाओ और इस कमीने को पीट दो। धत तेरे की, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास प्राइवेट स्पेसशिप है? आज कोई भी आए, ये बेकार है। मैं इस लड़के को पक्का हराऊंगा। भले ही उसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा हो, ये बेकार है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तुरंत 5 या 6 हटे कट्टे आदमियों ने अपने शरीर से नुकीले हथियार निकाले और अलग अलग दिशाओं से उन पर हमला कर दिया, जिनमें शक्तिशाली ऑरा था। वांग हाओ ने भी शब्दों को बर्बाद नहीं किया। उसने अपने पीछे से बड़ी तलवार निकाली और एक बहुत शक्तिशाली सच्चीची निकली। भाड़ में जाओ। पहली तलवार, बादल तोड़ने वाला खालीपन। एक पल में तलवार की रोशनी इंद्रधनुष जैसी हो गई और तेज तलवार की ची चारों ओर फैल गई। हवा भी भारी हो गई, बहुत ज्यादा दबाव वाली। बूम! तलवार की रोशनी बहुत तेज, बहुत ज्यादा डरावने ऑरा के साथ फैली। खालीपन कांप उठा और कुछ धमाकों के साथ आगे बढ़े हटे कट्टे आदमी वहीं उड़ गए। आह आह आह! तुरंत दुख भरी चीखें गूंजीं।
बाहर हटे कट्टे आदमी खून थूकते हुए जमीन पर गिर पड़े, फिर उनके सिर झुक गए और वे पूरी तरह बेजान हो गए। होली क्रैप! कियान वानयांग, चेन याओ और बाकी लोग वान हाओ को हैरान होकर देख रहे थे। उसने सच में किसी को मार डाला। उसने तियानमिंग स्टार पर पहुंचते ही मारना शुरू कर दिया। क्या ये सच में ठीक था? डिंग डोंग, किसी की जान लेने के लिए होस्ट को बधाई। तुमने कुल 60,000 विलेन पॉइंट्स कमाए हैं। तुम लोग न सिर्फ बेचारे हारे हुए हो, बल्कि तुम बेकार भी हो। तुम मेरी तलवार का एक वार भी नहीं झेल सकते। वान हाओ, जो बड़ी तलवार लिए हुए था, घमंड से वहां मौजूद सभी लोगों को देख रहा था। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा मत सोचो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को धमकाना आसान है। मेरे सामने तो तुम एक फौज भी नहीं हो। उसकी बात खत्म होने से पहले ही गुस्से की तेज आवाजें सुनाई दीं। बच्चे, तुमने हमारे फियर्स वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के किसी को मारने की हिम्मत की। भले ही तुम तियानबेई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ये बेकार है। सब लोग अपने हथियार उठाओ और हमारे भाइयों का बदला लो। तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फौट कौन है। धत्तेरे की, ये सबसे घमंडी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो मैंने कभी देखा है। अगर मैं इसे आज नहीं मारूंगा तो मैं भविष्य में दुनिया में कैसे टिक पाऊंगा। मैं तुम्हें बता दूं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हरे प्याज के भी लायक नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भीड़ को दौड़ते हुए देखकर लेजुवान और जिया वेई ने वांग हाओ को गुस्से से घूरा। क्या ये कमीना अब खुश था? लिंग लिंग की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। जैसा कि उम्मीद थी, वह एक उपद्रवी था। उनके आते ही लड़ना वाकई बहुत अच्छा था। वांग हाओ का मुंह ऊपर की ओर मुड़ा, जिससे एक शैतानी मुस्कान आई। उसके स्मार्ट ब्रेसलेट पर हल्के से थपकी के साथ उसके पीछे ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप पर 5 मीटर डायमीटर वाली एक तोप की नली दिखाई दी। एक लेवल 3 डैमेज पल्स एनर्जी तोप। आगे दौड़ रहे लोग पागल हो गए, जोर जोर से दहाड़ने लगे। उनके दिल डर से भर गए थे। भले ही उनके पास संख्या में फायदा था, फिर भी उन्हें सुरक्षा का कोई एहसास नहीं हुआ। जब तक कोई मार्शल किंग मौजूद न हो, इस तोप की गोली को रोकने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि सच में कोई नहीं था। भागो! कोई चिल्लाया और भीड़ ज्वार की तरह पीछे हट गई। वांग हाओ, तुम क्या कर रहे हो? लेजुवान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह उसे रोकने की कोशिश में बार बार चिल्लाए। मैं क्या कर सकता हूँ? वांग हाओ ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। इन लोगों ने देखा कि मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और सोचा कि मुझे बुली करना आसान है, इसलिए उन्होंने मुझ पर हमला करने का प्लान बनाया। अगर मैं ये सब बर्दाश्त कर लेता तो मैं भविष्य में कैसे बच पाता। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसकी उंगली ने फायरिंग बटन दबा दिया। कियान वानयांग और चेन याओ चुप हो गए। इस बॉस का चेहरा इतना मोटा कैसे हो सकता है? अगर तुमने उनकी बेइज्जती नहीं की होती तो वे तुम पर हमला क्यों करते? अगर उन्होंने हमला किया भी तो तुम तुरंत उनकी जान नहीं ले सकते। लेकिन अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी। इस गोली से पक्का बहुत सारे लोग मारे जाते। गड़गड़ाहट। पल्स एनर्जी कैनन ने एक चमकदार लेजर बीम फायर की, जिससे पूरी दुनिया तुरंत रोशन हो गई। जमीन से एक बड़ा मशरूम का बादल उठा, आसमान और धरती में एक तेज आवाज गूंजी और जमीन पर एक जबरदस्त तूफान आ गया। डिंग डोंग, होस्ट को 527 लोगों को मारने और 5.27 मिलियन विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। हम सिर्फ 500 से थोड़े ज्यादा लोग। वांग हाओ ने भौहें चढ़ाईं। अभी उसके सामने कम से कम 7 या 8,000 लोग थे, लेकिन सिर्फ इतने ही लोग एक गोली से मारे गए। ये बहुत बड़ा नुकसान था। जब दुनिया शांत हुई तो जमीन बर्बाद हो चुकी थी। हर कोई जमीन पर पड़ा रो रहा था और वे सभी एक एनर्जी शील्ड से ढके हुए थे। कोई हैरानी नहीं कि सिर्फ 500 से थोड़े ज्यादा लोग ही मरे। पता चला कि उन सब ने अपनी जान बचाने के लिए एनर्जी शील्ड का इस्तेमाल किया था। वांग हाओ का मुंह ऊपर उठा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों को एक और गोली रोकने के लिए क्या करना होगा। बॉस, अब आप और मजाक नहीं कर सकते। कियान वानयांग और चेन याओ ने जल्दी से वांग हाओ को रोका। मिलिट्री जल्द ही आ रही है, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। तुम्हें किस बात का डर है? वांग हाओ ने हाथ हिलाया। मैंने पहला कदम नहीं उठाया। ये सेल्फ डिफेंस है। सेल्फ डिफेंस। कियान वानयांग और चेन याओ ने जमीन पर रोते बिलखते लोगों को देखा, और उन लोगों को भी जिनके पास लाशें भी नहीं बची थीं। उनके मुंह अनजाने में फड़कने लगे। क्या इस टीएम को भी सेल्फ डिफेंस कहा जा सकता है? यहाँ कौन परेशानी खड़ी कर रहा है? एक शानदार आवाज आई। वांग हाओ और दूसरों ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक गंजा आदमी सैनिकों के एक ग्रुप के साथ आ रहा है। बॉस, यह आदमी जिन वेई है, मिलिट्री में लेफ्टिनेंट जनरल। वह अभी तियानमिंग स्टार पर सबसे बड़ा कमांडर है, कियान वानयांग ने धीमी आवाज में बताया। वांग हाओ ने आंखें सिकुड़ी और जिनवेई को देखा। उसका पूरा शरीर कोहरे की एक परत जैसा था, पूरी तरह से समझ से बाहर। उसकी साधना कम से कम मार्शल किंग के दायरे तक पहुंच गई थी। अंदाजा था कि इसके बाद एक और गोली चलाने का कोई चांस नहीं था।
इसी तरह जिनवेई भी वान हाओ को देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने वान हाओ को पहले कहीं देखा हो, लेकिन सोचने के बाद उसके लिए वान हाओ से कोई बातचीत करना नामुमकिन था। यह उनकी पहली मुलाकात होनी चाहिए थी, लेकिन ये चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों था? लेफ्टिनेंट जनरल, इस आदमी ने बिना वजह गोली चलाई। प्लीज़ इसे जल्दी से अरेस्ट कर लो। जिनवेई को आते देख जमीन पर पड़े रोते हुए लोगों को जैसे होश आ गया और वे एक के बाद एक चिल्लाने लगे। ये सही है, इस आदमी ने सेफ्टी जोन में गोली चलाई जिसने नियमों का उल्लंघन किया है। इसे अरेस्ट किया जाना चाहिए और कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसने बिना वजह इतने सारे लोगों को मार डाला। लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए उसे मरना ही होगा। हम लेफ्टिनेंट जनरल से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कातिल को अरेस्ट करें और उसे इंसाफ दिलाएं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिनवेई ने अपनी भौहें उठाईं और ठंडी आवाज़ में पूछा, यंग मैन, तुम्हें और क्या कहना है? वान हाओ ने मुंह बनाया, ये लोग सब बकवास कर रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा मैंने उन्हें मेरे ब्लैक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की ओर इशारा करते देखा और मैंने बस सच कहा और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। खुद को बचाने के लिए मेरे पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। सच कहा? जिनवेई ने हैरानी से पूछा, तुमने क्या कहा? तुम बेचारे कमीने, वान हाओ ने सीरियसली जवाब दिया। जैसे ही ये शब्द निकले ऑडियंस में मौजूद सभी लोगों के चेहरे काले पड़ गए। ये किसका बदमाश था? क्या इसे वापस नहीं लाया जा सकता और ठीक से पढ़ाया नहीं जा सकता? क्या कोई ऐसा है जो उसके जैसे लोगों की बेइज्जती करता है? और टीएम सच, क्या यही सच है? वह गाली दे रहा है, तुम्हें पता है ना? वान हाओ ने जिन्हें मारा था उनकी तो बात ही छोड़ो, अगर उन्होंने सुना भी होता तो वे वान हाओ को पीटना चाहते थे। जिनवेई ने गहरी सांस ली, अपने अंदर की उथल पुथल को शांत किया, सिर उठाया और ब्लैक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर नजर डाली। ये पूरी तरह से 4 लेवल एलॉय से बना था, जिसमें 3 लेवल डैमेज पल्स एनर्जी कैनन और 4 लेवल एनर्जी शील्ड लगी थी। ये सच में एक महंगा स्पेसशिप था जिसे आम लोग बिल्कुल नहीं खरीद सकते थे। अगर आप सख्ती से हिसाब लगाएं तो वान हाओ की बेचारे होने की बातें सच में सच थीं। ये सोचकर जिनवेई तुरंत दुविधा में पड़ गए। वान हाओ ने बस सच कहा था, हालांकि यह थोड़ा दुख देने वाला था, लेकिन इन लोगों ने उस पर हमला किया, जो गलत भी था, और वान हाओ अपना बचाव करने में गलत नहीं था। लेकिन अब जब इतने सारे लोग मर चुके हैं तो क्या किया जाना चाहिए? ले जुबान और जिया वेई ने वान हाओ को देखा और पूरी तरह से यकीन कर लिया। वह न सिर्फ सीरियस चेहरे से बकवास करता था, बल्कि एक लेफ्टिनेंट जनरल को भी लंगड़ाने पर मजबूर कर सकता था। जब कोई इंसान वान हाओ जितना बेशर्म हो तो आप उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। वेई सिस्टर ले जुबान, एक खुशमिजाज घंटी जैसी आवाज़ आई और फिर उन्होंने माई मिंगमैन को देखा, जो कई दिनों से नहीं दिखी थी, तितली की तरह फड़फड़ा रही थी और जिया वेई की बाहों में गिर पड़ी। मिंगमैन, तुम यहाँ क्यों हो? ले जुबान ने हैरानी से कहा। इस बार एंटीबॉडी पोशन की सेल का इंचार्ज मेरा मालिक है। मुझे लगा कि यह तुम्हारी 11वीं ब्रांच के बहुत पास है, इसलिए तुम ज़रूर आओगी, इसलिए मैं पीछे पीछे चला आया। माई मिंगमैन की आंखों में मुस्कान थी, जाहिर है बहुत खुश। तुम बेरहम छोटी चीज़, जब तुम पोशन गिल्ड गई थी तो मेरे वापस आने का इंतज़ार भी नहीं किया। जिया वेई ने माई मिंगमैन को डांटा। वह 100 स्कूल कंपटीशन में हिस्सा लेने गई थी और जब वह वापस आई तो माई मिंगमैन पहले ही जा चुकी थी। माई मिंगमैन ने शर्माते हुए अपनी जीभ निकाली और अनजाने में वान हाओ को देखा। उसके माता पिता ने भी 100 स्कूल कंपटीशन का वीडियो देखा था और इस वजह से उन सभी ने तय किया कि वान हाओ एक बेशर्म इंसान है। इसलिए वान हाओ को उसके साथ कुछ करने से रोकने के लिए उन्होंने उसे रातों रात पोशन गिल्ड भेज दिया और उन्होंने उसे बार बार कहा कि वह वान हाओ से कोई कांटेक्ट न करे। तुम वान हाओ हो? माई मिंगमैन के पीछे एक जवान औरत प्यारी बिल्ली जैसी चाल से आई। उसकी नाक बहुत नाजुक थी, होंठ चेरी जैसे थे और स्किन एकदम चिकनी थी, खासकर उसके गालों पर हल्की सी बेबसी जो बहुत प्यारी लग रही थी। यह मेरे मास्टर हैं, पोशन गिल्ड के 4 वाइस प्रेसिडेंट में से एक, बिंग कियाओ। माई मिंगमैन ने बताया, मेरी मास्टर को ज़ॉम्बी वायरस में बहुत दिलचस्पी है। उनका मानना है कि ज़ॉम्बी वायरस इंसानों को ख़त्म कर सकता है, लेकिन यह इंसानों के लिए एक नया दौर भी शुरू कर सकता है। इसलिए जब भी डीवाई आतंकवादी संगठन ज़ॉम्बी वायरस का इस्तेमाल करेगा तो वह डेटा इकट्ठा करने के लिए अपनी टीम को साथ लाएंगी। इंट्रोडक्शन सुनने के बाद सबने जल्दी से उनका स्वागत किया। हेलो प्रेसिडेंट बिंग कियाओ। क्या प्रेसिडेंट बिंग कियाओ इस बच्चे को जानते हैं? जिनवेई ने इज्जत से पूछा। बिंग कियाओ थोड़ा मुस्कुराए, ये बच्चा हमारे पोशन गिल्ड का नंबर 1 जीनियस है, लेकिन जैसा कि अफवाहें हैं वह खास तौर पर शरारती है। जिनवेई की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। तो वह पोशन गिल्ड का नंबर 1 जीनियस था। कोई हैरानी नहीं कि उसने गोली चलाकर लोगों को तुरंत मारने की हिम्मत की। हालांकि जिस बात ने जिनवेई को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया वह ये थी कि क्या वान हाओ ने तियानबेई यूनिवर्सिटी का स्कूल बैज नहीं पहना था? वह पोशन गिल्ड का नंबर 1 जीनियस कैसे बन गया?
लेकिन चाहे जो भी हो, वह जानता था कि वह इस बच्चे को नाराज या अरेस्ट नहीं कर सकता। तो प्रेसिडेंट बिंग कियाओ, मैं पहले विदा लेता हूँ। जिन वेई ने सिर झुकाया और फिर अपने सैनिकों के साथ चला गया। और जो लोग जमीन पर पड़े रो रहे थे ये सुनकर कि वांग हाओ पोशन गिल्ड का नंबर 1 जीनियस है, वे तुरंत अपना आपा खो बैठे और बस अपनी चोटों को घसीटते हुए बात मानते हुए चले गए। पोशन गिल्ड के सामने हर कोई बेचारा कमीना है। छोटे दोस्त, तुम सच में एक मुसीबत खड़ी करने वाले हो, जैसा कि वाइस प्रेसिडेंट मोली ने कहा था। बिंग कियाओ ने वांग हाओ को देखा। अगर उसने मोली का लाया हुआ वीडियो नहीं देखा होता तो उसे कभी यकीन नहीं होता कि एक 17 साल का लड़का 3rd लेवल एपोथेक्री मास्टर के लेवल तक पहुंच सकता है। वह बूढ़ा मोली बकवास कर रहा है। मैं पक्का कोई मुसीबत खड़ी करने वाला नहीं हूं। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया, एक पल सोचा और कहा, अब मैं समझ गया। पिछली बार धरती पर उसने मुझे एपोथेक्री गिल्ड में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया, इसलिए वह मुझसे नाराज है और हर जगह मेरी बुराई करता है। बोलने के बाद वांग हाओ ने सिर भी हिलाया, ऐसा लग रहा था जैसे ये बिल्कुल सच हो। हे, बिंग कियाओ को मजा आया। तुम सच में वैसे ही हो जैसे वाइस प्रेसिडेंट मोली ने कहा था, तुम बकवास करते हो और तुम जो भी पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करते हो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिया वेईवेई ने माई मिंगमैन को खींचा और धीरे से पूछा, क्या ये सच में तुम्हारी मास्टर है? लेकिन वह बहुत छोटी दिखती है। माई मिंगमैन ने धीरे से जवाब दिया, वह छोटी कैसे है? मैंने सुना है कि 70 साल पहले मेरे मास्टर पहले से ही एपोथेक्री गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट थे। 70 साल पहले? जिया वेईवेई और ले जुबान हैरानी से बोले। फिर उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बिंग कियाओ को जलन से देखा। जैसा कि अमीर एपोथेक्री गिल्ड से उम्मीद थी, उसका मेंटेनेंस रूटीन सच में डरावना था। ये सुनकर वांग हाओ ने जल्दी से अपने दिल में मन ही मन कहा, रूप खालीपन है, खालीपन रूप है। उसे पक्का इस तरह के क्रॉस जनरेशनल रोमांस का शौक नहीं था। छोटी लड़की, तुम फिर से मेरे बारे में बुरा बोल रही हो। बिंग कियाओ ने प्यार से माई मिंगमैन के गाल पर चुटकी काटी। बिल्कुल नहीं, मैं मास्टर के बारे में बुरा कैसे बोल सकती हूँ? माई मिंगमैन ने जोर से अपना सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह एक अच्छी बच्ची है। ओह ओह, अचानक दूर से दुखी रोने की आवाज़ें आईं। लोगों का एक ग्रुप अपने थके हुए शरीर को आगे खींचते हुए देखा जा सकता था, उनकी आंखों में बिल्कुल भी जान नहीं थी। दूर से भी उनके शरीर पर सड़न के कई निशान देखे जा सकते थे, साथ में सड़ी हुई बदबू भी आ रही थी। क्या पाप है? बिंग कियाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली, वह आगे और नहीं देख पा रही थी। ये लोग कौन हैं? जिया वेईवेई डर के मारे उछल पड़ी और जल्दी से पूछा। ये इन्फेक्टेड लोग हैं। माई मिंगमैन बिंग कियाओ के और पास झुकी और धीरे से समझाया, जब ज़ॉम्बी वायरस फैला तो इन लोगों ने तुरंत एंटीबॉडी पोशन पी लिया, इसलिए वे ज़ॉम्बी नहीं बने बल्कि इन्फेक्टेड लोग बन गए। इसका मतलब है कि उन्हें जहर दिया गया था। तो क्या उनका इलाज करने का कोई तरीका नहीं है? जिया वेईवेई ने पूछा। माई मिंगमैन ने अपना सिर हिलाया। ज़ॉम्बी वायरस के एंटीडोट पर अभी रिसर्च चल रही है। अभी हम इसे रोकने के लिए सिर्फ एंटीबॉडी पोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये लोग एंटीबॉडी पोशन की एक तय डोज इस्तेमाल करेंगे तो ये काम करना बंद कर देगा और वे पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाएंगे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इन लोगों का मरना तय है? जिया वेईवेई घबरा कर चिल्लाए, उसने इन्फेक्टेड लोगों को गहरी हमदर्दी से देखा। बैठकर मौत का इंतजार करने से ज्यादा डरावना कुछ नहीं था। दूसरे शब्दों में, ये लोग तियानमिंग स्टार के आखिरी जिंदा लोग हैं। लेजुवान ने जोर से निगला, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अभी भी इनमें से 100,000 लोग होने चाहिए। ये सच में सोचा भी नहीं जा सकता कि 25 बिलियन की आबादी वाले एक बड़े ग्रह पर इतनी कम संख्या में लोग बचे होंगे। कियान वानयान कांप गया, उसे पूरा शरीर ठंडा लग रहा था। अभी भी 100,000 लोग जिंदा हैं। वांग हाओ की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। पिछली बार जब उसने सभी 3rd लेवल पोशन फॉर्मूले बदले थे तो उसमें ज़ॉम्बी वायरस का एक एंटीडोट भी था। और ज़ॉम्बी वायरस का यह एंटीडोट इन इन्फेक्टेड लोगों से ज़ॉम्बी वायरस को ठीक से हटा सकता था। बेशक एक और एडवांस ज़ॉम्बी वायरस एंटीडोट भी था जो ज़ॉम्बी को वापस इंसान बना सकता था, लेकिन बदकिस्मती से उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और वह उसे खरीद नहीं सकता था। इन लोगों के बारे में सोचकर जो एंटीबॉडी पोशन का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं, ये साफ है कि वे अमीर होंगे। ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी चाहता है कि उसे बहुत सारा पैसा मिले। लेजुवान और जिया वेईवेई ने वांग हाओ को घूरा। इस कमीने ने इतनी बेरहमी से यह कहने की हिम्मत कैसे की, अभी भी 100,000 लोग जिंदा हैं? क्या उसे ज़रा भी हमदर्दी नहीं थी? बिंग कियाओ ने गहरी भौहें चढ़ाईं। इस बच्चे का दिल बहुत ठंडा था, है ना? क्या उसकी नज़र में इंसानी ज़िंदगी सच में इतनी बेकार थी? उसे पहले एडवेंचरर गिल्ड के लोगों की ज़्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि वे सब खतरनाक तरीके से जीते थे, चाकू की धार से खून चाटते थे और उनके हाथ में अनगिनत जानें थीं। उनकी मौत कोई बड़ी बात नहीं थी।
लेकिन इन आम लोगों के सामने अगर वह ऐसा रवैया रखता तो वह सच में बहुत बेरहम था। वह डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कैसे अलग था? वांग हाओ ने इन औरतों की गुस्से वाली नज़रों को नज़रअंदाज किया, डिटॉक्सिफिकेशन पोशन की एक बोतल ली और एक बच्चे के पास गया। तुम क्या कर रहे हो? एक अधेड़ उम्र की औरत ने जल्दी से बच्चे को उठाया और वांग हाओ को ध्यान से देखा। मेरे पास एक एंटीडोट है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बच्चा इसे पिए। वांग हाओ ने अपने हाथ में एमरल्ड ग्रीन पोशन उठाया। अधेड़ उम्र की औरत के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। उसे सच में नहीं पता था कि उसे वांग हाओ पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। अगर यह नकली पोशन होता तो उसका बच्चा तुरंत मर सकता था, लेकिन अगर यह सच में एंटीडोट था तो वह अपने ही बच्चे को बचाने का मौका गंवा देगी। उसकी बकवास पर यकीन मत करो। एक जवान आदमी के पास एंटीडोट कैसे हो सकता है? मुझे यकीन है कि यह जहर है। एक आदमी जिसका चेहरा सड़ने लगा था, उसने नफरत से अपना सिर हिलाया। बिल्कुल, हमने सुना है कि एपोथेक्री गिल्ड ने अभी तक एंटीडोट भी नहीं बनाया है। एक जवान आदमी के पास ये कैसे हो सकता है? पास में मौजूद इन्फेक्टेड लोगों ने सिर हिलाकर यकीन नहीं जताया। वांग हाओ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे हाथ में जो दवा है वह एंटीडोट है? बिंग कियाओ वांग हाओ के पास आए, उसकी आंखें उसके हाथ में रखे दवा पर टिकी थीं। वाइस प्रेसिडेंट बिंग कियाओ, प्लीज हमें बचाओ। बिंग कियाओ को पहचानने के बाद इन्फेक्टेड लोगों की भीड़ अचानक हिलने लगी। एक के बाद एक जमीन पर घुटने टेककर बिंग कियाओ से उन्हें बचाने की भीख मांगने लगे। उनकी आंखें जिंदगी की चाहत से भरी हुई थीं। सब लोग प्लीज खड़े हो जाओ। बिंग कियाओ ने बेबसी से आह भरी। हमारा एपोथेक्री गिल्ड एंटीडोट बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। हमें विश्वास है कि हम इसे बनाने में जरूर सफल होंगे। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, सभी इन्फेक्टेड लोग जमीन पर गिर पड़े और धीरे धीरे रोने लगे। डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इतने सारे प्लेनेट तबाह कर दिए थे, फिर भी एपोथेक्री गिल्ड को लोगों को बचाने का कोई सफल मामला नहीं मिला था। उन्हें लगा कि इस बार भी उनके चांस बहुत कम थे। खांसी खांसी। इस थोड़ी सी चूक का फायदा उठाकर वांग हाओ ने बच्चे के गले में एंटीडोट डाल दिया, जिससे बच्चे को जोर से खांसी आने लगी और साथ ही काले अनजान चीज के गुच्छे निकलने लगे। तुमने क्या किया? अधेड़ उम्र की औरत ने गुस्से से वांग हाओ को घूरा। तभी बच्चे के शरीर की सड़ती हुई स्किन में धीरे धीरे जान आ रही थी। थोड़ा समय दिया जाए तो ये पक्का जल्दी ठीक हो जाएगी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से चौंक गए और वांग हाओ को हैरानी से देखने लगे। उसने सच में उन्हें डिटॉक्सिफाई कर दिया। ये कैसे हो सकता है? बिंग कियाओ ने हैरानी से वांग हाओ को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। उसका दिमाग पूरी तरह खाली था। ये जानना जरूरी है कि ज़ॉम्बी पोशन सच में लाइलाज नहीं था। बस बात ये थी कि डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो वर्शन इस्तेमाल करता था वह हमेशा एक बेहतर वर्शन होता था, हर बार अलग। जब तक एपोथेक्री गिल्ड ने रिसर्च करके एक एंटीडोट बनाया, 1 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका था, इसलिए वे इन इन्फेक्टेड लोगों को बचाने में नाकाम रहे। लेकिन अब एक 17 साल का लड़का असल में एक एंटीडोट बना पाया। क्या ये ज़ॉम्बी वायरस एंटीडोट का यूनिवर्सल वर्शन हो सकता है? हा, मैं अमीर बनने वाला हूँ। वांग हाओ जोर से हंसा, फिर हाथ हिलाया। कियान वानयान, चेन याओ, चलो जल्दी चलते हैं। बोलने के बाद उसने लिंग लिंग को खींचा, जो अभी भी कंफ्यूज दिख रहा था, और तेजी से ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप की तरफ भागा। ये देखकर कियान वानयांग और चेन याओ एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर बिना किसी देरी के तेजी से वांग हाओ के पीछे भागे। लेजुवान ने जिया वेई वेई को खींचा और तेजी से पीछे पीछे चला। माई मिंगमैंग ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और वह भी तेजी से पीछे पीछे चली। यंग मैन, मत जाओ। इन्फेक्टेड भीड़ घबरा गई और तेजी से वांग हाओ का पीछा करने लगी। यही वह इंसान था जो उनकी जान बचा सकता था, वे उसे बिल्कुल नहीं जाने दे सकते थे। यंग मैन, तुम क्यों भाग रहे हो? जल्दी वापस आओ। यंग मैन, प्लीज जल्दी वापस आओ। लेकिन ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप बिना रुके आसमान में उड़ गया। ये छोटा सा बंदा सच में लालची है। बिंग कियाओ ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए इन इन्फेक्टेड लोगों को उम्मीद दी और फिर गायब हो गई। जब इन्फेक्टेड निराश होते तो वह फिर से दिखाई देता और फिर इस एंटीडोट की कीमत वह होती जो वह चाहता। ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप पर जिया वेई वेई ने उत्सुकता से पूछा, बड़े बुरे आदमी, तुम क्यों भाग रहे थे? वांग हाओ ने जिया वेई वेई को नफरत भरी नज़र से देखा। बेशक मुझे भागना होगा। अगर मैं इन इन्फेक्टेड लोगों को उम्मीद नहीं दिखाऊंगा और फिर निराशा दूंगा तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, जिया वेई वेई, माई मिंगमैंग और लेजुवान ने गुस्से से वांग हाओ को घूरा। ये बस एक घिनौना मुनाफाखोर था जिसमें इंसानियत बिल्कुल नहीं थी। जान बचाने वाली दवा का इस्तेमाल करके उनकी दौलत लूटना, इसमें और पुराने ज़माने के उन मुनाफाखोरों में क्या फ़र्क था जो अकेले में खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ाते थे और आम लोगों की मेहनत की कमाई लूटते थे? ये तो इंसानियत की नैतिक नींव को पहले ही तोड़ चुका था।
जिया वेई वेई गुस्से से बोला, बड़े बुरे आदमी, तुमने इतने बुरे काम किए हैं, क्या तुम कभी कभी एक अच्छा काम नहीं कर सकते? वांग हाओ ने होंठ सिकोड़े और दो शब्द थूके, नहीं कर सकता। तुम तीनों लड़कियों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए, काश वे इस लालची मुनाफाखोर को पीट पीट कर मार डालतीं। हम्फ, ले जुबान ने नाक सिकोड़ी। ठंडेपन से जिया वेई वेई और माई मिंगमैन को लेकर अपने कमरों में लौट आए। वांग हाओ के बारे में उसकी समझ के हिसाब से अगर वह आसमान गिरने तक भी बात करती तो भी यह बदमाश कीमत कम नहीं करेगा। बॉस, आप एंटीडोट की एक डोज कितने में बेचने का प्लान बना रहे हैं? चेन याओ ने हैरानी से पूछा। कॉस्ट प्राइस 1 मिलियन है। आपको क्या लगता है मुझे एक डोज कितने में बेचनी चाहिए? वांग हाओ ने अपने दोनों सबॉर्डिनेट को दिलचस्पी से देखा, सोच रहा था कि क्या उनके दिल इतने काले हैं। बॉस, मुझे लगता है कि 10 बिलियन ठीक है। कियान वानयांग ने सोचा और एंटीडोट की कीमत को 1000 से गुना कर दिया। चेन याओ ने सिर हिलाया, ये सोचकर कि यह कीमत सच में काफ़ी ज़्यादा है। कितनी छोटी बात है। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया, अगर हमें पैसा कमाना है तो हम मरते दम तक कमाएंगे। 100 बिलियन के बिना जितना हो सके दूर चले जाओ। 100 बिलियन। कियान वानयांग और चेन याओ ने वांग हाओ को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। उन्होंने काले दिल वाले लोग देखे थे, लेकिन इतने काले दिल वाले कभी नहीं देखे थे। ये तो बस डकैती थी, नहीं, यह आग का फायदा उठाकर लूट थी। साथ ही वे दोनों ये भी सोच रहे थे, 100,000 इन्फेक्टेड लोग हैं, हर व्यक्ति के लिए 100 बिलियन, ये कितना पैसा होगा। बेशक गरीबी ने उनकी कल्पना को सीमित कर दिया था, जिससे उनके लिए ये सोचना नामुमकिन हो गया था कि ये दौलत कितनी बड़ी होगी। हालांकि एक पल बाद कियान वानयांग और चेन याओ की आंखों में सुनहरे तारे चमक उठे, जैसे उन्होंने खुद को पहले ही जबरदस्त इक्विपमेंट पहने और नजर आने वाली हर चीज को मारते हुए देख लिया हो। तियानमिंग स्टार, एक शहर, एक खास बिल्डिंग की चोटी। डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य यहाँ इकट्ठा हुए थे, जिसमें वांग हाओ का पुराना जान पहचान वाला शी भी शामिल था, रोंगशुआन। ये ऑपरेशन बहुत सफल रहा, इसमें सबका योगदान जरूरी है, एक भारी आवाज आई। वहां मौजूद डीवाई आतंकवादी संगठन के सदस्यों ने अपना सिर घुमाया और देखा कि बिल्ली के चेहरे वाला मास्क पहने एक आदमी वहां से गुजर रहा है। यह आदमी इस ऑपरेशन का लीडर शान माओ था। शान माओ, ऑपरेशन खत्म हो गया है, ज़ॉम्बी वायरस ने तियानमिंग स्टार को सफलतापूर्वक घेर लिया है, लेकिन आपने अभी भी हमें जाने नहीं दिया, इसका क्या मतलब है? शी रोंगशुआन खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। पिछले ऑपरेशनल अनुभव के अनुसार डीवाई आतंकवादी संगठन द्वारा किसी ग्रह पर ज़ॉम्बी वायरस छोड़ने के बाद वे जल्द से जल्द वहां से निकलने का इंतजाम करते थे और फिर अंडरकवर लोग, जिनकी असली पहचान होती थी, नए इंसानों को ढूंढते और पैसे इकट्ठा करते थे। लेकिन इस बार उन्हें तुरंत जाने की इजाज़त नहीं थी, जिससे बेशक उनके पकड़े जाने का खतरा बढ़ गया था। ये जानना ज़रूरी है कि तियानमिंग स्टार अब लेफ्टिनेंट जनरल जिन वेई के कंट्रोल में था और सैनिक तियानमिंग स्टार पर हर जगह गश्त कर रहे थे। अगर वे मिल जाते तो उन्हें तुरंत गोली मारकर मार दिया जाता। इस बार ज़ॉम्बी वायरस एक बेहतर वर्शन है। डॉक्टर ने कहा कि न सिर्फ नए इंसान आएंगे, बल्कि नई स्पीशीज़ भी आएंगी। शान माओ ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जंगलों, रेगिस्तानों और दूसरी जगहों पर जाओ, जहां भी राक्षस जानवर हों, ये देखने के लिए कि क्या कोई नई प्रजाति सामने आई है। क्या इस तरह का काम किसी और को नहीं करना चाहिए? शी रोंगशुआन ने मुंह बनाया। हमारे पास मैन पावर की कमी है और जिन भाइयों की पहचान सामने नहीं आई है, वे नए इंसानों को खोजने और तियानमिंग स्टार के 25 अरब लोगों की विरासत इकट्ठा करने में बिजी हैं। नई स्पीशीज़ को खोजने का ये काम सिर्फ तुम पर छोड़ा जा सकता है। शान माओ की आवाज़ धीरे धीरे ठंडी होती गई, साफ तौर पर बेसब्री से। शी रोंगशुआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे लगा कि यहाँ ज़रूर कुछ चल रहा है और शान माओ ज़रूर कुछ छिपा रहा है। अब बाहर हर जगह सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे और बाहर जाना असल में मौत को ढूंढने जैसा ही था। ये डीवाई आतंकवादी संगठन के लिए थोड़ा अजीब था, जिसके पास हमेशा लोगों की कमी रहती थी। जब तक कि उन्हें पेट्रोलिंग करने वाले सैनिकों को खास तौर पर लुभाने के लिए चारा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, ताकि कोई छिपा हुआ मकसद पूरा हो सके। ये सोचकर शी रोंगशुआन ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। बोलने के बाद वह बिना किसी झिझक के मुड़ा और चला गया। ये देखकर दूसरे सदस्यों ने भी देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से नई स्पीशीज़ को खोजने के लिए निकल गए। शी रोंगशुआन के जाने के बाद लोगों की एक टीम एक अंधेरे कोने से बाहर निकली। एक गोरा आदमी नफरत से मुस्कुराया, शी रोंगशुआन, यह आवारा कुत्ता सच में शान माओ बॉस से सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा है, वह सच में खुद को बहुत ज़्यादा समझ रहा है। एक बड़े आदमी ने भौहें चढ़ाईं और गहरी आवाज़ में कहा, शी रोंगशुआन कोई आवारा कुत्ता नहीं है। वह जेल से भाग पाया, सिर्फ इसी वजह से मैं उसकी तारीफ करता हूँ। ठीक है, शी रोंगशुआन के बारे में बात करना बंद करो। शान माओ ने हाथ हिलाया, दानियू, हुआंग माओ, मैंने पहले ही लोगों को भेज दिया है।
मुझे लगता है कि वे कुछ पेट्रोलिंग सैनिकों को फुसला कर ले जा सकते हैं। तुम्हें मौके का फ़ायदा उठाना होगा और चीज़ें मेरे पास वापस लानी होंगी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम सब मर जाएंगे। हाँ, हम मिशन पूरा करने की गारंटी देते हैं। हुआंग माओ और दान यू ने जोर से सिर हिलाया, फिर लोगों की एक टीम को लीड करके जाने के लिए मुड़े। शान माओ ने सिर हिलाया और एक परछाई में बदल गया और वहां से गायब हो गया। शान माओ के जाने के बाद शी रोंगशुआन एक कोने से बाहर आया और मजाक उड़ाते हुए बोला, शान माओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ही दुनिया के अकेले स्मार्ट इंसान हो? बोलने के बाद शी रोंगशुआन ने अपनी जेब से काले पोषण की एक बोतल निकाली। यह ज़ॉम्बी वायरस की बोतल थी जिसे उसने खास तौर पर रखा था। प्लेनेट हेवनली स्टार पर ज़ॉम्बी से भरे शहर में एक पर्पल बालों वाली लड़की आगे दौड़ रही थी। उसके पीछे खतरनाक ज़ॉम्बी का एक बड़ा झुंड उसका पीछा कर रहा था। एक आम इंसान के मन में इस पर्पल बालों वाली लड़की को डर से भर जाना चाहिए था, लेकिन अब इस पर्पल बालों वाली लड़की के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसे इन ज़ॉम्बी से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा हो। आओ और मेरा पीछा करो, तुम बहुत धीमे हो। पर्पल बालों वाली लड़की ने अपने हाथ में एक मछली पकड़ने वाली रॉड पकड़ी हुई थी, जिसमें मोटा मांस का एक टुकड़ा बंधा हुआ था, और उसे ज़ॉम्बी के सामने लटका दिया। दहाड़! ज़ॉम्बी दहाड़े और फिर लाल आंखों वाली पर्पल बालों वाली लड़की की ओर दौड़े। लिंग लिंग, खेलना बंद करो, जल्दी करो और ज़ॉम्बी को ले आओ। गली के आखिर से ले जुबान की बेबस आवाज़ आए। ये पर्पल बालों वाली लड़की एंड्रॉयड लिंग लिंग थी। प्लैनेट हेवनली स्टार पर पहुंचने के बाद वह इतनी खुश थी कि उसे ज़ॉम्बी के साथ खेलने में भी मज़ा आया। आ रही हूँ, आ रही हूँ। लिंगलिंग ने ले जुबान की तरफ हाथ हिलाया, फिर ले जुबान की तरफ दौड़ी। जिया वेई वेई, जो ले जुबान के पास थी, हाथ में अपनी बड़ी तलवार लेकर कोशिश करने के लिए पहले से ही बेताब थी। यहाँ पहुंचने के बाद उनके काम का बंटवारा बहुत साफ था। क्योंकि लिंगलिंग एक एंड्रॉयड थी, उसमें उड़ने की काबिलियत थी, इसलिए वह शहर में ज़ॉम्बी को खींचने के लिए जिम्मेदार थी, और फिर वह और ले जुबान इन ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए एक्शन लेते। जहां तक वांग हाओ और लड़कों के ग्रुप की बात है, उन पर सच में भरोसा नहीं किया जा सकता था। अब इन सभी लड़कों के दिमाग पैसे से भरे हुए थे और उनके पास और कुछ नहीं था। वांग हाओ, ज़ॉम्बी आ रहे हैं। ले जुबान पीछे मुड़ी और आवाज़ लगाए। वांग हाओ ने ऊपर देखा, एक ऑटोमेटिक गन निकाली और जोर से एक ज़ॉम्बी का सिर उड़ा दिया, फिर वह जो कर रहा था उसमें वापस लग गया। ज़ॉम्बी को मारने की बात पर उसने कहा कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बी को मारना लोगों के लिए नुकसान को खत्म करने के बराबर था, जिससे उसे विलेन पॉइंट्स नहीं मिलते थे। पैसे के लिए बेचने के लिए एंटीडोट की कुछ और बोतलें बनाना बेहतर था। ले जुबान ने गुस्से से भौहें चढ़ाईं, ये याद करते हुए कि जब वांग हाओ ने गन चलाई थी तो वह कैसा दिख रहा था। फिर उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और अपने सामने ज़ॉम्बी पर गोली चला दी। जिया वेई वेई पहले से ही अपनी बड़ी तलवार लेकर आई थी, जो एक इंसान से भी लंबी थी, और ज़ॉम्बी की भीड़ पर टूट पड़ी। वह जहां भी जाती, हाथ पैर हर जगह बिखरे हुए थे। माई मिंग मैंग एक तरफ बैठी थी, अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाए चुपचाप वांग हाओ को देख रही थी। उसने देखा कि वांग हाओ कांच के बड़े बड़े कंटेनरों से घिरा हुआ था, हर एक इंसान जितना लंबा, अलग अलग रंगों के लिक्विड से भरा हुआ था, और वांग हाओ जल्दी से इन बड़े कांच के कंटेनरों को उठाकर एंटीडोट तैयार कर रहा था। माई मिंग मैंग ने कहा कि उसने वांग हाओ का एंटीडोट्स बनाने का इतना बड़ा तरीका कभी नहीं देखा था, और न ही उसने कभी इसके बारे में सोचा था। भाई, वांग हाओ पोषण बनाते समय अभी भी इतना फोकस्ड रहता है। माई मिंग मैंग का सुंदर चेहरा अजीब तरह से लाल हो गया। हालांकि उसके माता पिता ने उसे साफ साफ चेतावनी दी थी कि वांग हाओ बहुत बुरा है और उसके लिए सही नहीं है, लेकिन जब उसने वांग हाओ को दोबारा देखा तो उसे फिर भी अपने दिल की धड़कन में अजीब तरह से तेजी महसूस हुई। खासकर जब वांग हाओ पोषण बना रहा था तो उसके फोकस्ड एक्सप्रेशन से उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। माई मिंग मैंग ने अचानक आह भरी। वांग हाओ हाल ही में जो कुछ कर रहा था उसके बारे में सोचकर उसे बहुत अजीब लगा। क्या पिछली बार वांग हाओ का सिर सच में खराब हो गया था? कुछ ही देर में ले जुबान और जिया वेई वेई ने ज़ॉम्बी को हटा दिया। लिंगलिंग फिर से भाग गई, शायद और ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट करने के लिए। जब दोनों लड़कियां वांग हाओ के पास आईं तो वे अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकीं। उन्होंने देखा कि वांग हाओ अभी भी एंटीडोट्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रहा था, जबकि कियान वानयान तेजी से एंटीडोट्स को टेस्ट ट्यूब में डाल रहा था और उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट रहा था। चेन याओ की बात करें तो वह शहर में प्रॉपर्टी ढूंढ रहा था, फिर ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप को सेफ जोन में ले जा रहा था ताकि उसे जड़ी बूटियों से बदल सके और वांग हाओ को एंटीडोट तैयार करना जारी रखने के लिए दे सके। ले जुबान ने अपने बगल में एंटीडोट से भरे सैकड़ों बक्सों को देखा और उत्सुकता से पूछा, वांग हाओ, तुम इतने सारे एंटीडोट्स को वापस कैसे ले जाने का प्लान बना रही हो? ऐसा लगता है कि ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप उन सभी को फिट नहीं कर पाएगा। बस उन्हें रख दो। वांग हाओ ने अपना हाथ हिलाया और एंटीडोट के सैकड़ों डिब्बे तुरंत अपनी असली जगह से गायब हो गए। यह
ले जुबान, जिया वेई वेई और माई मिंगमैन की बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गईं, उनके दिल पागल हो रहे थे। इस आदमी के पास डायमेंशनल स्पेस कैसे हो सकता है? क्या वह नया इंसान बन गया? तुम नया इंसान कब बने? जिया वेई वेई ने बार बार पूछा। मैं कल रात एंटीबॉडी पोशन पीना भूल गया था और जब मैं आज सुबह उठा तो मैं अजीब तरह से ऐसा हो गया। वांग हाओ ने मासूमियत से कंधे उचकाए और ऐसा लगा जैसे कह रहा हो, मैं भी बहुत डिप्रेस्ड हूँ। एंटीबॉडी पोशन पीना भूल गई। तीनों लड़कियों की आंखें फड़की और उनका दिल तुरंत बैठ गया। क्या यह मुमकिन भी है? कियान वानयान पहले से ही रो रही थी। बॉस, क्या आपको पता है कि आप लोगों को ऐसे मार रहे हैं? डॉट 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 डॉट। वांग हाओ और दूसरों से ज्यादा दूर नहीं एक शहर में काले कपड़े पहने एक आदमी नजर में आता जाता रहा। उसके हाथ में एक तेज खंजर था और वह सड़क पर ज़ॉम्बी की भीड़ के बीच तेजी से आगे बढ़ रहा था। खंजर से निकलने वाली मोटी ट्रू क्यूई ने आसानी से ज़ॉम्बी के सिर काट दिए। हुश हुश। जब तेज हवा की आवाज़ें बंद हुईं तो सड़क पर सभी ज़ॉम्बी नीचे गिर गए और उसी समय वह काली आदमी भी रुक गया। ये काली आदमी एक औरत थी जिसने एक टाइट काले लेदर का सूट पहना हुआ था जो उसके गर्वित शरीर को पूरी तरह से दिखा रहा था। उसके खूबसूरत चेहरे और इतनी ठंडी आंखों के साथ कि लोग कांप उठते थे। उसे एक नज़र देखने पर लोगों को ऐसा लगता था जैसे बिजली का झटका लगा हो। अगर वांग हाओ इस औरत को देखता तो शायद खुशी से उछल पड़ता। यह जू कियानकिन थी जो बहुत समय से गायब थी। हु जू कियानकिन ने सांस छोड़ी और धीरे से कहा, मास्टर ने मुझे जो एब्सोल्यूट इंस्टेंट किल सिखाया था वह अभी भी एक बार में पूरा नहीं हो सकता, लेकिन किस्मत से यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकती हूँ। कोई। जू कियानकिन ने भौहें चढ़ाईं और उसका पूरा शरीर तुरंत अपनी असली जगह से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद लोगों का एक ग्रुप वहां आया। दानियो, देखो, ये सब ज़ॉम्बी मर चुके हैं और वे सब एक ही वार में मारे गए। एक पीले बालों वाला आदमी चिल्लाया। डैन्यू ने हाथ हिलाया। अब प्लेनेट हेवनली स्टार पर हर जगह एक्सपर्ट हैं। ऐसे एक्सपर्ट होना आम बात है जो एक ही वार में मार सकते हैं। हमें जल्दी करके वह खजाना ले लेना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ तो हम बड़े अधिकारियों को समझा नहीं पाएंगे। हाँ, सही कहा। इस बार बड़े अधिकारियों ने प्लैनेट हेवनली स्टार को खत्म करने में बहुत पैसा खर्च किया है। अगर कुछ गलत हुआ तो हम पक्का बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। पीले बालों वाला आदमी कांपने लगा। डैन्यू ने डांटा, येलो हेयर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, ध्यान से बोलना। हमारी पहचान सामने नहीं आ सकती। तुम्हें किस बात का डर है? येलो हेयर ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। यहाँ कोई नहीं है। मैं बस इतना कह दूंगा कि मैं डीवाई ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, मुझे कौन सुन सकता है? मुसीबत मुंह से आती है। तुम्हारा मुंह तुम्हें कभी न कभी मार ही डालेगा। दानियू ने येलो हेयर को घूरा, फिर अपने पीछे खड़े लोगों को हाथ हिलाया। सब लोग जल्दी आओ। इन लोगों के जाने के बाद शी रोंगशुआन का फिगर भी यहाँ दिखाई दिया और फिर तेजी से पीछे पीछे चला गया। शी रोंगशुआन के जाने के बाद जू कियानकिन आखिरकार दिखाई दी। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे की झलक दिख रही थी। डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग। ऐसे लोगों की वजह से ही 25 बिलियन की आबादी वाला प्लैनेट हेवनली स्टार आज ज़ॉम्बी से भरी जगह बन गया है, इसलिए डीवाई ऑर्गेनाइजेशन के ये लोग मरने लायक हैं। वैसे इन लोगों ने अभी किस खजाने की बात की? जू कियानकिन ने थोड़ा मुंह बनाया और धीरे से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार प्लैनेट हेवनली स्टार पर इसलिए हमला हुआ क्योंकि यहाँ कोई खजाना था जिसे डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाना चाहता था? चाहे कुछ भी हो, जब मेरा सामना इन बदमाशों से होगा तो मुझे उन्हें मारना ही होगा। जू कियानकिन ने ठंडी सांस ली और आगे की ओर भागते हुए उसका शरीर अपनी असली जगह से गायब हो गया। तियानमिंग स्टार सेफ्टी जोन। एक कोने में घनी भीड़ जमीन पर बैठी आहें भर रही थी और मौत के साए में लिपटी हुई थी। ये सभी लोग ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड थे। जब उन्होंने देखा कि एंटीडोट बन गया है तो उन्हें लगा कि उन्हें मरना नहीं पड़ेगा। लेकिन किसे पता था कि वांग हाओ असल में भाग गया था और बिना किसी अपडेट के 4 दिनों के लिए गायब हो गया था। हालांकि वे सभी समझ गए थे कि वांग हाओ दवा की कीमत बढ़ाना चाहता था, उन्हें इसे खरीदने के लिए मजबूर करना चाहता था, फिर भी इस तरह इंतजार करने से उन्हें बेचैनी हो रही थी। अचानक एक आदमी ने दूर उड़ रहे ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप की ओर इशारा किया और उत्साह से चिल्लाया, यह उस जवान आदमी का स्पेसशिप है जिसने एंटीडोट बनाया है। ये वही है, हाँ ये वही है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरी भीड़ तुरंत भड़क उठी, जैसे उन्हें मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगा दिया गया हो, और वे पागलों की तरह ब्लैक ड्रैगन की ओर दौड़ पड़े। नौजवान, जल्दी से मुझे एंटीडोट दो। मैं इसे खरीदने के लिए 100 मिलियन युआन देने को तैयार हूँ। हाँ, सही है, 1 या 200 मिलियन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से हमें एंटीडोट दो। जल्दी से एंटीडोट लाओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप से बाहर निकला, अपने हाथ नीचे किए, सबको चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, सब मेरी बात सुनो।
1 या 200 मिलियन में एंटीडोट खरीदना बिल्कुल नामुमकिन है। हम जो एंटीडोट बेच रहे हैं उसकी कीमत 10 बिलियन युआन प्रति बोतल है। 10 बिलियन। वहां मौजूद सभी लोग हाँफने लगे, उन्हें लगा जैसे उनके कानों में कुछ गड़बड़ है। हालांकि इंसानियत मिल्की वे गैलेक्सी पर राज करती थी और वहां अनगिनत लोग रहते थे, जिससे प्रति व्यक्ति जीडीपी आसमान छू रही थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि 10 बिलियन युआन को अब पैसा नहीं माना जाता था। इसके अलावा इनमें से ज़्यादातर लोगों के परिवार थे। 3 लोगों के परिवार को भी 30 बिलियन युआन की ज़रूरत होगी। अगर किसी परिवार में कई वंशज हों तो कितना पैसा होगा? नौजवान, तुम हालात का फ़ायदा उठा रहे हो। हाँ, सही है। अल्केमिस्ट गिल्ड के साफ नियम है कि पोशन की कीमत उनकी लागत कीमत से 20 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो तुमने उससे कितना ज़्यादा कर दिया है। मैं इंटरस्टेलर फेडरेशन को तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। मुसीबत से फ़ायदा उठाने के लिए तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। मैं न्यूज़ एजेंसी का प्रेसिडेंट हूँ। मैं तुम्हारे स्कैंडलस बर्ताव का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। नौजवान, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो जल्दी से हमें एंटीडोट दो। हम सब रुतबे वाले लोग हैं। अगर हम एक साथ आ गए तो हम निश्चित रूप से ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें तुम नाराज़ कर सको। हाँ नौजवान, ज़्यादा लालची मत बनो। मैं एक सही बात कहता हूँ, हर डोज 300 मिलियन। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा 300 मिलियन। आप तय करें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। धमाका। जैसे ही सब लोग वांग हाओ की बुराई कर रहे थे, एक गोली की आवाज़ आई, जिसके बाद एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। हिस हिस। सब लोग मुड़कर देखने लगे और तुरंत चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र के आदमी के टेस्टिकल्स, जो सबसे जोर से चिल्ला रहा था, एक ही गोली से चकनाचूर हो गए थे। पति। एक औरत इतनी डरी हुई थी कि वह घबरा गई। अधेड़ उम्र के आदमी के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। डिंग डोंग, होस्ट को किसी का वंश खत्म करने और 10,000 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। सब लोग सुनो, अगर तुम जीना चाहते हो तो 10 बिलियन दे दो। अगर किसी ने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो मैं उसके टेस्टिकल्स में गोली मार दूंगा। वांग हाओ ने ठंडी आवाज में कहा। तुम हालात का फायदा उठा रहे हो। मैं जा रहा हूं। एक बूढ़े आदमी ने गुस्से में वांग हाओ की बुराई की। धमाका। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, फिर से गोली चलने की आवाज आई और उसके बाद एक चीख सुनाई दी। हिस। सब फिर से चौंक गए। यह जवान आदमी बहुत डरावना था। वह बूढ़ों की भी इज्जत नहीं करता था और जवान लोगों को प्यार नहीं करता था। जरा सी भी असहमति पर वह अपने अंतकोश में गोली मार लेता था। डिंग डोंग, होस्ट को किसी का वंश तोड़ने और 10,000 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। डिंग डोंग, होस्ट को एक बुजुर्ग को बेइज्जत करने और 10,000 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। क्या किसी और की कोई राय है? वांग हाओ ने बिना किसी डर के अपने सामने खड़े लाखों लोगों को देखा। इसी समय सूट और टाई पहने एक आदमी बाहर आया। यंग मैन, क्या तुम्हें इस तरह सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए दुनिया से बुरा भला कहने का डर नहीं है? ओह देखो, कोई ऐसा इंसान जो मौत से नहीं डरता, असल में बाहर आ गया। वांग हाओ ने होंठ सिकुड़े। जिस चीज़ से उसे सबसे कम डर था वह था बुरा भला कहे जाने का, वरना वह कैसे बड़ा होता। बैंग। अगला दूसरा। फिर से गोली चलने की आवाज़ आई। तुरंत एक चीख सुनाई दी। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई कि उसने किसी का वंश खत्म कर दिया, 10,000 विलेन पॉइंट्स हासिल किए। वहां मौजूद सभी लोग एक कदम पीछे हट गए। ये नौजवान बस शैतान का रूप था। उसने उनसे बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं की। उसकी आंखों में सिर्फ पैसा था, दया, हमदर्दी जैसी चीजें। ये सब कुत्ते खा गए थे। वांग हाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी और भीड़ को देखा। यहाँ सच में बहुत सारे आदमी थे। अगर उसने इन सभी टेस्टिकल्स पर गोली चला दी तो उसे कम से कम 100 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। फिर उन्हें एंटीडोट खरीदने के लिए मजबूर करके वह इस बार पक्का बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई नौजवान एक हाथ से आसमान को कवर कर सकता है। एक आदमी बाहर खड़ा हुआ और हाथ उठाकर चिल्लाया, सब लोग मेरे साथ आओ। इस नौजवान को पकड़ो। अगर वह हमें एंटीडोट नहीं देगा तो हम उसका एक हाथ पैर तोड़ देंगे। अगर उसने 5 बार मना किया तो हम सीधे उसका 5वां हाथ तोड़ देंगे। हो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरी भीड़ ने सहमति में जवाब दिया। जहर दिए जाने से पहले वे सभी तियानमिंग स्टार के ऊंचे पद वाले लोग थे। अब वे एक जवान आदमी से कैसे डर सकते थे? वैसे भी वे 1 लाख थे। क्या वे एक जवान आदमी को नहीं संभाल सकते थे? अगर वांग हाओ ने सिर्फ 1 या 200 मिलियन मांगे होते तो वे ऐसे नहीं होते। लेकिन वांग हाओ ने तुरंत 10 अरब मांगे। क्या उसे लगा कि वे आसानी से डर जाएंगे? क्योंकि वह इतना बेईमान था, इसलिए वे उसे एक पैसा भी नहीं देंगे। वे उसे सीधे पकड़ लेंगे और ज़बरदस्ती कबूल करवाएंगे। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि कोई जवान आदमी ईमानदारी से एंटीडोट नहीं देगा। बॉस, अब हम क्या करें? कियान वानयांग और चेन याओ चौंक गए।
यहाँ 1 लाख लोग थे और वे सभी दूसरे लेवल के ग्रह के ऊंचे पद वाले लोग। वे डरे बिना नहीं रह सके। ये सभी लोग हमारे कस्टमर हैं, उन्हें मारना हमारी दौलत का जरिया खत्म करना होगा। तो चलो उनके टेस्टिकल्स में गोली मार देते हैं। वांग हाओ शरारत से मुस्कुराया। वह बस यही सोच रहा था कि उनके टेस्टिकल्स में गोली कैसे मारनी है, और किसे पता था कि ये लोग सच में उसके पास आ जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वांग हाओ ने जोर से पैर पटके और उसका शरीर हवा की तरह लाखों की भीड़ में दौड़ गया। बैंग बैंग बैंग, तुरंत एक के बाद एक जोरदार गोलियों की आवाजें आईं। उसी समय उनके साथ चीखें भी आईं, आह, हे भगवान! कियान वानयांग और चेन याओ हैरान रह गए। लोग कहते थे कि कस्टमर भगवान होते हैं, लेकिन क्या वांग हाओ का भगवान के साथ ऐसा बर्ताव करना सच में ठीक था? लिंग लिंग, जिया वेई वेई और माई मिंग मैन ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप पर 3 लड़कियां शर्मा गईं और धीरे से गालियां दी, बदबूदार गुंडा। लेक्सुआन ने भीड़ में उछलती हुई वांग हाओ को देखा, उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था। ये बेशर्म कमीने, उसे सब जगहों में से वहां गोली क्यों चलानी पड़ी? क्या उसे नहीं पता था कि बंदूकों की नेचुरल मास्टरी समझने के लिए उसे गोली चलाते हुए देखना होगा? इस समय वांग हाओ भीड़ के बीच से निकल गया, उसके लाइट स्पीड स्टेप्स का पूरा इस्तेमाल हो रहा था। कोई उसे छू नहीं सकता था। उसने भीड़ के हमलों को रोकने के लिए अपने दाहिने हाथ में एक बड़ी तलवार और बाएं हाथ में सिल्वर वुल्फ ऑटोमेटिक राइफल पकड़ी हुई थी, जिससे वह जिस भी आदमी को देखता उसके अंकोश में गोली मार देता। उसी समय उसके कानों में लगातार सिस्टम की आवाज़ गूंज रही थी, होस्ट को किसी का वंश खत्म करने 10,000 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। वांग हाओ एक बड़ी लहर में अकेली नाव की तरह था, जो लोगों के समंदर में से गुजर रहा था। वह जहां भी जाता उसकी बड़ी तलवार लोगों को अपनी ओर खींचती और गोलियों से टेस्टिकल्स टूट जाते। कुछ ही समय में सैकड़ों आदमियों के टेस्टिकल्स टूट गए और वे जमीन पर पड़े रो रहे थे। इससे 100,000 इन्फेक्टेड लोगों की आंखें डर से भर गईं जब वे वांग हाओ को देख रहे थे, जो बस एक सुपर परवर्ट था। वह न सिर्फ एक परवर्ट था जिसे टेस्टिकल्स तोड़ना पसंद था, बल्कि वह मार्शल आर्ट्स के मामले में भी एक सुपर परवर्ट था। उसके नेचुरल फुटवर्क, बड़ी तलवार पर मास्टरी और फायरआर्म्स में महारत और दूसरी मार्शल स्किल्स ने सभी को हैरान कर दिया। ये देखकर इन्फेक्टेड लोग धीरे धीरे पीछे हट गए, आगे बढ़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। क्योंकि वे ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड थे, वे अपनी आधी कॉम्बैट पावर भी नहीं दिखा पा रहे थे। आगे बढ़ने से वे बेशक वांग हाओ के लिए लाइव टारगेट बन जाते। कौन आदमी अपने टेस्टिकल्स को प्यार नहीं करता? लेकिन वांग हाओ, जो बहुत मज़े कर रहा था, दुखी था। हर टेस्टिकल 10,000 पॉइंट्स के बराबर था और अब वे खुद को दे रहे थे। वह उन्हें भागने कैसे दे सकता था? बिल्कुल नहीं, उनका पीछा करो। और ऐसा ही हुआ। 100,000 लोग पागलों की तरह भाग रहे थे, जबकि वांग हाओ एक ऑटोमेटिक गन से उनका पीछा कर रहा था। ये देखकर कियान वानयांग और चेन याओ के दिल में ख्यालों की भगदड़ मच गई। वे सच में वांग हाओ के अनोखे शौक से डर गए थे। टेस्टिकल्स तोड़ने का इतना शौक किसे हो सकता है? 11th ब्रांच में भी ऐसा ही था और यहाँ भी ऐसा ही था। घर पर तो काफ़ी शर्मिंदगी थी, लेकिन अब प्लेनेट हेवन पर हर जगह एडवेंचरस गिल्ड के लोग थे। अगर यह बात बाहर आ गई तो यह सच में एक शर्म की बात होगी जो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी तक पहुंच जाएगी। क्या ये सच में ठीक था? थोड़ी ही देर में औरतों का एक बड़ा ग्रुप वांग हाओ के सामने खड़ा हो गया, जो अपने पीछे खड़े आदमियों के ग्रुप को मजबूती से बचा रहे थे। ये देखकर कियान वानयांग और चेन याओ के दिल जोर से चिल्लाए, क्या बकवास है? कुछ ही देर में वांग हाओ के तोड़े गए टेस्टिकल्स की संख्या 1,000 तक पहुंच गई थी। ये तो बस एक हिजड़ा बनाने वाला था। वांग हाओ ने बेबस होकर अपने सामने खड़ी औरतों को देखा, क्या तुम लोग हद सकती हो? जब तक मैं तोड़े फोड़े से तंग आ गया हूं, क्या मैं कीमत कम नहीं कर सकता? 100,000 लोग डर गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए और वे अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। यह अजीब आदमी कहाँ से आ गया? वह न सिर्फ हालात का फायदा उठा रहा था, बल्कि बुजुर्गों को बेइज्जत भी कर रहा था। अब उसने 1,000 से ज्यादा आदमियों के टेस्टिकल्स तोड़ दिए थे और चाहने का दिखावा भी किया था। तुम सच में इस खेल से कितना प्यार करती हो? इस समय वांग हाओ को सबने बेशर्म, मुनाफाखोर, शैतान, टेस्टिकल तोड़ने वाला दानव राजा वगैरह कहा। साथ ही हर कोई अपने दिल में वांग हाओ को लगातार कोस रहा था और उसके बाकी जीवन के लिए नामर्दी की कामना कर रहा था। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई कि उसे 100,000 लोगों ने बुरा भला कहा और 1 मिलियन विलेन पॉइंट्स मिले। सिर्फ 1 मिलियन पॉइंट्स? वांग हाओ ने मुंह बनाया। उसने पहले 1,000 शॉट चलाए थे और हर शॉट टेस्टिकल पर लगा, जिससे उसे कुल 10 मिलियन विलेन पॉइंट्स मिले। अब उसके पास कुल 51.4 मिलियन विलेन पॉइंट्स थे। बेशक अगर बात फैलती तो उसे आसपास के कुछ बुरे पॉइंट्स भी मिल सकते थे, लेकिन उन पॉइंट्स के बारे में वांग हाओ ने कहा कि वे बाकी टेस्टिकल्स जितने आकर्षक नहीं थे। हमें कीमत कम करने की ज़रूरत नहीं है,
हम 10 बिलियन देंगे। दूसरी तरफ के मर्दों ने बिना किसी हिचकिचाहट के साफ साफ सहमति में सिर हिलाया। वे अब सच में डरे हुए थे और अपने दोस्तों की तरह टेस्टिकल्स के टूटने और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। असल में मुझे भी लगता है कि 10 बिलियन बहुत ज़्यादा हैं। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें 5-5 बिलियन का एंटीडोट दे दूं? कीमत सिर्फ मर्दों के टेस्टिकल्स देने के लिए है। उसके बाद हॉस्पिटल में इसका इलाज कराने में 10 मिलियन भी खर्च नहीं होंगे, वांग हाओ ने प्यार से सलाह दी। लेकिन दूसरी तरफ के मर्दों ने सिर हिलाया और साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें कीमत कम करने की ज़रूरत नहीं है। यंग मैन, हम सब स्टेटस और पोजीशन वाले लोग हैं और हमें इन 10 बिलियन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सिर्फ 10 बिलियन का एंटीडोट ही हमारा स्टेटस दिखा सकता है। ये सही है, हम अपनी दौलत नहीं दिखा रहे हैं बल्कि एक सच बता रहे हैं। कियान वानयांग और चेन याओ वांग हाओ के सामने पूरी तरह झुक गए। बॉस तो बॉस होता है, किसी को मारने के बाद वह उन्हें इस पर गर्व भी करा सकता है। उन्हें उसकी तारीफ करनी ही थी। हालांकि ये लोग पहले से ही अपने दिल में कोस रहे थे, लेकिन किसी ने भी इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। इससे सच में उनकी काबिलियत पता चली। हाय, वांग हाओ ने आह भरी, अपनी निराशा जाहिर करते हुए, लेकिन पैसा कमाना फिर भी अच्छा था। डिंग डोंग, होस्ट को ब्लैक मनी सफलतापूर्वक कमाने 10 मिलियन अपोजिशन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं और फिर उसने खुशी खुशी कियान वानयांग और चेन याओ को एंटीडोट बेचना शुरू करने का निर्देश दिया। प्लेनेट हेवन, एक शानदार हवेली। गड़गड़ाहट। एक जोरदार धमाके के साथ ऊंची ऊंची लपटें बिखर गईं और धूल ने आसमान को ढक लिया। जू कियानकिन चुपचाप ये नज़ारा देख रही थी। डीवाई आतंकवादी संगठन के सदस्यों के ग्रुप के हवेली में घुसने के बाद उन्होंने हर जगह खोजा और आखिर में एक बहुत बड़ा वॉल्ट मिला, जिसे उन्होंने फिर जोर जोर से तोड़ दिया। जब सब कुछ शांत हो गया तो आसमान में एक काली रोशनी चमकी। दूर से देखने पर मुट्ठी के साइज का एक काला जेम दिखाई दे रहा था। ये है एक स्पेस जेम। जू कियानकिन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अगर उसे सही याद था तो ये पक्का एक स्पेस जेम था, इंटरस्टेलर फेडरेशन के सबसे महंगे जेम में से एक। एक स्पेस जेम एक ऐसा जेम होता है जिसे स्पेसशिप पर लगाने पर स्पेसशिप को स्पेस जंप करने की काबिलियत मिल सकती है। बेशक ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट भी जगह बदलने के लिए स्पेस जेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि स्पेस जेम की संख्या बहुत कम है। उसकी समझ के मुताबिक इंटरस्टेलर फेडरेशन द्वारा अभी जारी किए गए डेटा के आधार पर 20 से भी कम स्पेस जेम हैं, और वे सभी ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट या सेनाओं के हाथों में हैं जो सच में यूनिवर्स लेवल के खजाने हैं। और जब डीवाई आतंकवादी संगठन को इस खजाने के बारे में पता चला तो कोई हैरानी नहीं हुई कि उन्होंने प्लैनेट हेवन पर आतंकवादी गतिविधियां शुरू कर दीं। आखिर अगर वे इसे खुलेआम लूटते तो प्लैनेट हेवन की सेना निश्चित रूप से चुप नहीं रहती। ऐसा अनुमान है कि जैसे ही वे इसे पकड़ते और जाने से पहले ही प्लैनेट हेवन पर तैनात सेना उन्हें घेर लेती या सीधे गोली मार देती। लेकिन अगर वे ज़ॉम्बी वायरस छोड़ देते तो वे सच में आसानी से स्पेस एनर्जी जेम पा सकते थे, जबकि हर कोई विरासत के लिए लड़ने में बिजी था। इसके अलावा ज़ॉम्बी वायरस छोड़ना डीवाई आतंकवादी संगठन के लिए सच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे वैसे भी साल में कई बार ऐसा करते हैं। जल्दी करो, मिलिट्री पेट्रोल जल्द ही यहाँ आएगा, दा नियू बार बार चिल्लाया। हुआंग माओ और दूसरों ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से स्पेस जेम को एक बॉक्स में डालने के लिए आगे बढ़े। हा, शी रोंगशुआन जोर से हंसा और एक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर बाहर चला गया। मैं सोच रहा था कि वह आदमी शान माओ क्यों चाहता था कि हम मिलिट्री का ध्यान खींचें। पता चला कि उसकी नज़र इस स्पेस जेम पर थी। कौन? डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य चौंक गए और उन्होंने जल्दी से अपने हथियार निकाल लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ दवा की एक काली शीशी अपनी ओर उड़ती हुई देखी। यह ओरिजिनल ज़ॉम्बी वायरस है। सब डर के मारे चिल्लाए और जल्दी से बच निकले। हालांकि उन्होंने एंटीडोट इस्तेमाल किया था, लेकिन ओरिजिनल वायरस के इतने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के सामने एंटीडोट बस उसे रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। अगर उन पर थोड़ा सा भी लग जाता तो वे तुरंत इन्फेक्टेड हो जाते। बदकिस्मती से काली शीशी फिर भी ज़मीन पर जोर से टूट गई। जू कियानकिन की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह तेज़ी से पीछे हट गई। हालांकि उसकी डार्क स्पिरिट बॉडी दुनिया के सभी जहर सोख सकती थी, लेकिन उसकी अभी की कल्टीवेशन के साथ ज़ॉम्बी वायरस जैसे हाई लेवल वायरस को सोखना अभी भी थोड़ा मुश्किल था। दर्द की चीखें हवेली में गूंज उठीं। एक के बाद एक डीवाई आतंकवादी टेढ़े मेढ़े भावों के साथ जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर धीरे धीरे सड़ने लगे। शी रोंगशुआन तेजी से आगे बढ़ा और स्पेस जेम वाला डिब्बा अपने हाथों में ले लिया। जब तक वह स्पेस जेम वापस ला पाता उसे ज़रूर फिर से अहमियत मिलेगी। जू कियानकिन एक सुरक्षित जगह पर चली गई थी, लेकिन उसके गोरे चेहरे पर कभी कभी काली एनर्जी की लकीरें दिखाई देती थीं। धत्तेरे की, मुझे अभी भी जहर है। जू कियानकिन ने दांत पीस लिए। हालांकि ज़ॉम्बी वायरस उसे मारेगा नहीं, लेकिन इसने उसकी ताकत को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था।
उसकी अभी की साधना के साथ ज़ॉम्बी वायरस को उसके शरीर में एब्जॉर्ब होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। शी रोंगशुआन, तो ये तुम थे? क्यों? दानियू की आंखें फटने वाली थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डीवाई ऑर्गेनाइजेशन का शी रोंगशुआन जैसा साथी उन पर हमला करेगा। अगर तुम किसी पर इल्ज़ाम लगाना चाहते हो तो पहले शान माओ पर इल्ज़ाम लगाओ कि उसने गलत किया। शी रोंगशुआन का एक्सप्रेशन बहुत शांत था। जल्दी करो, धमाका अभी आगे ही हुआ है, दूर से एक आवाज़ आई। शी रोंगशुआन का एक्सप्रेशन बदल गया। अच्छा नहीं, धमाके की आवाज़ ने मिलिट्री की पेट्रोल टीम को अट्रैक्ट कर लिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह हवा की तरह तेज़ी से चला गया। जू कियानकिन ने शी रोंगशुआन की तरफ देखा, एक पाउडर का पैकेट निकाला और भागते हुए शी रोंगशुआन की तरफ छिड़क दिया। कुछ पाउडर तुरंत शी रोंगशुआन के कपड़ों पर चिपक गया, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं चला। तुम्हें बिना रंग का पाउडर लगा है, चलो देखते हैं तुम कहाँ भाग सकते हो। जू कियानकिन ने मजाक उड़ाया, फिर चली गई। उसे ज़ॉम्बी वायरस को ठीक करने के लिए सेफ जोन में लौटना था और फिर स्पेस जेम पाने के लिए शी रोंगजुवान को ढूंढना था। थोड़ी देर बाद सैनिकों की एक टीम हवेली में पहुंची। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, सैनिकों को देखकर हुआंग माओ ने जल्दी से गिड़गिड़ाया। तुम कौन हो? सैनिक ने ठंडे चेहरे से पूछा। हवेली में न सिर्फ हाई एक्सप्लोसिव बम इस्तेमाल किए गए थे, बल्कि ओरिजिनल ज़ॉम्बी वायरस भी आ गया था, जिससे बेशक ये पता चलता था कि लोगों का एक ग्रुप बहुत शक करने वाला था। मैं डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ। मुझे एक बहुत बड़ा राज पता है। प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। हुआंग माओ ने ईमानदारी से सब कुछ कबूल कर लिया। डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सैनिक चौंक गए और उनके हथियार एक के बाद एक उठ गए। हुआंग माओ, तुम गद्दार हो। दान यू की आंखें लाल हो गईं और उसने हुआंग माओ पर हमला करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। लेकिन एक धमाके के साथ सैनिकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के दान यू के सिर में गोली मार दी और फिर हुआंग माओ को एंटीडोट की एक बोतल दी। अल्पविराम। तियानमिंग स्टार सेफ जोन। वांग हाओ का एंटीडोट इस्तेमाल करने के बाद इन्फेक्टेड पूरी तरह ठीक हो गया, जिससे वांग हाओ को बहुत पैसा मिला। ब्लैक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर लोगों का एक ग्रुप एक साथ बैठा था। बॉस, मैंने एंटीडोट बेचने से मिले सारे पैसे को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में बदल दिया है। कुल 10 बिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। कियान वानयान की आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा कि उसने अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा। सिर्फ 10 बिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। ये ब्लैक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर कितने लेवल 4 डैमेज वेपन लगा सकता है? वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई, ये सोचते हुए कि उसे और कहाँ से पैसे मिल सकते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरानी से वांग हाओ को देख रहे थे। क्या इस आदमी को पता था कि वह क्या कह रहा है? 10 बिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। 11वीं ब्रांच के इतिहास में किसी भी स्टूडेंट के पास इतना कुछ कभी नहीं था, जब तक कि वे मेन ब्रांच के अजीब लोग न हों। लेकिन अब वांग हाओ ने सच में कहा, सिर्फ 10 बिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। इस आदमी का ध्यान खींचने के लिए कितने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लगेंगे? बॉस, क्या आप सच में ब्लैक ड्रैगन पर लेवल 4 डैमेज वेपन लगाने का प्लान बना रहे हैं? कियान वानयांग हैरान रह गया। जैसा कि एक अमीर और मनमौजी बॉस से उम्मीद थी, वह असल में लेवल 4 डैमेज वेपन खरीदने की सोच रहा था। हालांकि एक बार जब ब्लैक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लेवल 4 डैमेज वेपन से लेस हो गया तो एक मार्शल किंग को भी घुटने टेकने पड़ेंगे। चेन याओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई और एक पल के लिए सोचा, 10 बिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स 2 लेवल 4 डैमेज लेजर कैनन लगाने के लिए काफ़ी होने चाहिए। लेजर कैनन। वांग हाओ ने थोड़ा सा मुंह बनाया, इस चीज़ की रेंज काफ़ी कम है। इसे मेका पर लगाने पर मेन वेपन माना जाता है, लेकिन अगर इसे स्पेसशिप पर लगाया जाए तो यह ज़्यादा से ज़्यादा एक सेकेंडरी वेपन होता है। सब ने आंखें घुमाईं। इस आदमी का एम्बिशन बहुत बड़ा था। 2 लेवल 4 डैमेज लेजर कैनन होना ऐसी चीज़ थी जिसके लिए बहुत से लोग भीख भी नहीं मांग सकते थे, लेकिन वह असल में इस और उस बारे में शिकायत कर रहा था। चेन याओ, झाओ शियाओ यू से कांटेक्ट करो। मैं 2 लेवल 4 डैमेज लेजर कैनन लगाने के लिए 9 बिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करूंगा। साथ ही मैं ब्लैक ड्रैगन के अपने लेवल 3 पल्स एनर्जी कैनन को उससे 2 लेवल 4 12 बैरल वाले गैटलिंग के बदले में ट्रेड करूंगा। वांग हाओ ने इंस्ट्रक्शन दिया। 2 लेजर कैनन के लिए 9 बिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, 2 लेवल 4 12 बैरल वाले गैटलिंग्स के लिए लेवल 3 पल्स एनर्जी कैनन। चेन याओ का मुंह फड़क उठा। अगर कोई वांग हाओ को इस कीमत पर बेचे तो वह पक्का बेवकूफ़ होगा। बाकी 1 बिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तुम और कियान वानयांग बराबर बांट लोगे। वांग हाओ मुस्कुराया, क्या अब कोई और प्रॉब्लम है? नहीं, मिशन पूरा हुआ। चेन याओ और कियान वानयांग ने अपनी छाती थपथपाई और वादा किया। 500 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए तलवारों के पहाड़ और आग के समंदर की तो बात ही छोड़ो, दुनिया की सबसे बदसूरत औरत को भी वे उसे फंसाने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे और फिर डिस्काउंट मांगेंगे। लेजुवान और दूसरी लड़कियों ने वांग हाओ को तारीफ से देखा।
हालांकि वांग हाओ एक बेशर्म इंसान था, लेकिन ये कहना होगा कि उसका दिमाग सच में बहुत चालाक था। 10 बिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट से 2 लेज़र कैनन खरीदे जा सकते थे और एक लेवल 3 पल्स एनर्जी कैनन को ज़्यादा से ज़्यादा एक लेवल 4 12 बैरल वाली गैटलिंग से बदला जा सकता था। लेकिन अब वह अपने 2 सबॉर्डिनेट्स को उन्हें खरीदने के लिए पूरी कोशिश करने के लिए लुभाने के लिए 1 बिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स निकाल रहा था। अगर वह सफल होता तो वांग हाओ एक एक्स्ट्रा लेवल 4 12 बैरल वाली गैटलिंग कमा लेता और कियान वानयांग और चेन याओ दोनों को 500 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल रहे थे। वे भी खुद को पूरी तरह से हथियारबंद कर सकते थे, जो इनडायरेक्टली वांग हाओ की पावर को मजबूत करने के बराबर था। ऐसी टैक्टिक्स से इम्प्रेस हुए बिना रहना नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद ज़ुकियानकिन सेफ जोन में वापस आ गई, लेकिन जब वह सेफ जोन में घुसी तो सड़क पर पैदल चलने वाले सभी लोग धीमी आवाज़ में एग क्रशिंग डेमन के बारे में कुछ बात कर रहे थे। यह एग क्रशिंग डेमन सच में बहुत ज़्यादा नफरत करने वाला है। वह न सिर्फ 10 बिलियन में एंटीडोट बेचता है, बल्कि उसने 1000 आदमियों के बॉलर्स भी कुचल दिए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो तो यह एग क्रशिंग डेमन बस धरती का मैल है, सबसे बुरा। इन इन्फेक्टेड लोगों के घर तबाह हो गए हैं। वे पहले से ही काफ़ी दयनीय हैं, लेकिन वह फिर भी ऐसा कर सकता है। मैंने सुना है कि एग क्रशिंग डेमन का असली नाम वांग हाओ है और वह एल्केमिस्ट गिल्ड का नंबर 1 जीनियस है। लेकिन ये कोई वजह नहीं है कि वह 10 बिलियन में एंटीडोट बेचे, है ना? भाई, तुम गलत हो। मैंने सुना है कि वांग हाओ इस साल सिर्फ 17 साल का है, लेकिन वह पहले से ही लेवल 3 एल्केमिस्ट मास्टर है। क्या 17 साल का लेवल 3 एल्केमिस्ट मास्टर? हाँ, सही है, एक लेवल 3 एल्केमिस्ट मास्टर। वरना क्या तुम्हें लगता है कि गिल्ड मास्टर बिंग कियाओ उसे 10 बिलियन में एंटीडोट बेचते हुए देखेंगे और बेपरवाह रहेंगे? हाँ, सही है। इस लेवल के जीनियस के लिए एल्केमिस्ट गिल्ड के बड़े लोग ज़रूर आंखें मूंद लेंगे। इसके अलावा 10 बिलियन बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अमीर एल्केमिस्ट गिल्ड के लिए अफसोस, लोगों की तुलना करना बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। वांग हाओ। ज़ुकियानकिन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। वह इस आदमी की वजह से हुई बेइज्जती को कभी नहीं भूलेगी।